हेलो डियर फ्रेंड्स, ग्रीटिंग्स ऑफ द डे। दिस इज डॉक्टर साहिल रॉय और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल एयू कॉमर्स स्कॉलर में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम यूजीसी एनटीए नेट 2024 की तैयारी कर रहे हैं। और अगर आपको जानकारी नहीं है तो मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि इसके फॉर्म्स अवेलेबल हो गए हैं, ऑनलाइन फॉर्म आ चुका है। और जो एग्जाम की डेट है वो फर्स्ट वीक ऑफ मई से शुरू हो जाएंगे आपके एग्जाम्स। तो अपनी तैयारी एकदम जोरों पे रखिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम 50 डेज मैराथन लेकर के आए हैं। हर रोज रात के 10 बजे हम एमसीक्यूज अपलोड कर देते हैं। आज डे 2 है दोस्तों हमारा। मुझे बहुत खुशी है कि डे 1 में जो हमने वीडियोस अपलोड किए उसका रिस्पांस अच्छा मिला मुझे। आज हम अकाउंटिंग मॉक टेस्ट पार्ट 2 लेकर के आए हैं, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 101 से 200 तक कवर करने वाले हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको ये वीडियो बेनिफिशियल लगे तो कमेंट और लाइक जरूर कीजिएगा, हो सके तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं हमारे मॉक टेस्ट पार्ट 2 की। लेट्स गेट स्टार्टेड। जो पहला क्वेश्चन है हमारे पास वो है द डिसएडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज। जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है उसका डिसएडवांटेज क्या है। ठीक है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के डिसएडवांटेज की बात करना है। तो पहला ऑप्शन है हमारे पास, इट फैसिलिटेट्स द कंपैरिजन ऑफ नॉन कंपेरेबल अकाउंट्स। ठीक है। दूसरा ऑप्शन है हमारे पास, समटाइम्स द प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर अगेंस्ट ट्रेडिशन। तीसरा ऑप्शन है हमारे पास, इट लीड्स टू रिजिडिटी एंड एलिमिनेट्स फ्लेक्सिबिलिटी। और चौथा ऑप्शन है, इट फ्लाउट्स द लॉ ऑफ द लैंड। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है, इट लीड्स टू रिजिडिटी एंड एलिमिनेट्स फ्लेक्सिबिलिटी। जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं वो बहुत ज्यादा रिजिड होते हैं, आपने पढ़ा होगा। और जब रिजिड है तो फ्लेक्सिबल नहीं होगा, एलिमिनेट्स फ्लेक्सिबिलिटी। वहां रिजिडिटी ज्यादा है, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। क्योंकि अगर आपने किसी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को अडॉप्ट कर लिया तो आप उसे चेंज नहीं कर सकते, वो बहुत रिजिड है, तो उसे आपको लेकर के ही जाना पड़ेगा। बीच में चेंजेस के कोई चांस ही नहीं है। तो ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का। अगला क्वेश्चन है, NACAS स्टैंड्स फॉर। इस क्वेश्चन का सही आंसर पहले ही ऑप्शन है, नेशनल एडवाइजरी कमिटी ऑन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। NACAS का जो फुल फॉर्म है वो है नेशनल एडवाइजरी कमिटी ऑन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। तो पहला ऑप्शन ही इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, अकाउंटिंग फॉर फिक्स्ड एसेट्स। तो अकाउंटिंग फॉर फिक्स्ड एसेट्स अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किस में आते हैं। तो अकाउंटिंग ऑप्शन है हमारे पास, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 36, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 15 और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10। अगर मैं बात करूं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 की, तो नॉन एडजस्टेबल अकाउंट्स का जो पार्ट है, सेक्शन है, उसमें फिक्स्ड एसेट्स की बात की गई है। तो अकाउंटिंग फॉर फिक्स्ड एसेट्स अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 का एक पार्ट है। तो अकाउंटिंग फॉर फिक्स्ड एसेट्स अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 में आता है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 इज रिलेटेड टू डेप्रीसिएशन। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 जो है वो डेप्रीसिएशन से रिलेटेड है, इट इज नॉट रिलेटेड टू फिक्स्ड एसेट्स। अभी हमने देखा फिक्स्ड एसेट्स अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 में आता है। इट इज नॉट रिलेटेड टू प्रोविजन और गुडविल, इट इज टोटली रिलेटेड टू डेप्रीसिएशन। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 इज टोटली रिलेटेड टू डेप्रीसिएशन। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 डील्स विद। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 किस में डील करता है। ऑप्शन है हमारा, डेप्रीसिएशन अकाउंटिंग। अभी हमने देखा डेप्रीसिएशन अकाउंटिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 में आता है, तो ये गलत जवाब है। अगला ऑप्शन है हमारा, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। अगला ऑप्शन कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट और लास्ट ऑप्शन है रेवेन्यू रिकॉग्निशन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। ठीक है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 किस में डील करता है, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3। अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 किस में डील करता है, हमारे ऑप्शन है कैश फ्लो स्टेटमेंट, डेप्रीसिएशन अकाउंटिंग, एम्प्लॉय बेनिफिट और वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। अभी हमने देखा वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 में आता है, तो वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री नहीं आएगा। डेप्रीसिएशन अकाउंटिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 में आता है, तो डेप्रीसिएशन अकाउंटिंग भी नहीं आएगा। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 डील्स विद कैश फ्लो स्टेटमेंट। हमेशा याद रखिए, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 डील्स विद कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है। अगला क्वेश्चन है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 से रिलेटेड। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 डील्स विद
डेप्रीसिएशन अकाउंटिंग हमने देखा, डेप्रीसिएशन अकाउंटिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 में आता है। वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 में आता है। ठीक है, तो ये दो ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते। फिर डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी और रेवेन्यू रिकॉग्निशन, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डील्स विद डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। ठीक है, जो भी अकाउंटिंग पॉलिसी है उसमें डिस्क्लोजर की जो बात की गई है वही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फर्स्ट है हमारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, इन द फॉलोइंग केसेस डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज में बी अडॉप्टेड बाय डिफरेंट फर्म्स एक्सेप्ट। ये जितने भी चार ऑप्शन हमारे पास दिए गए हैं, इन्होंने बोला ये चार अलग अलग केसेस हैं और इन चारों केसेस में अलग अलग फर्म्स अलग अलग पॉलिसीज अडॉप्ट कर सकते हैं, लेकिन एक को छोड़ के। तो वो कौन सी चीज है? ठीक है, वो अलग अलग हो ही नहीं सकता। तो ऑप्शन है हमारा, पहला ऑप्शन है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, दूसरा ऑप्शन है वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज, तीसरा ऑप्शन है रिकॉर्डिंग इन प्राइमरी बुक्स, और चौथा है मेथड्स ऑफ डेप्रीसिएशन। देखिए, आप ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल अलग अलग कर सकते हैं, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री अलग अलग कर सकते हैं, मेथड्स ऑफ डेप्रीसिएशन भी बहुत तरीके के मेथड्स होते हैं, आपको मालूम है बहुत डिफरेंट टाइप्स के मेथड्स होते हैं डेप्रीसिएशन के। अलग अलग फर्म अलग अलग मेथड अडॉप्ट करके डेप्रीसिएशन यूज कर सकते हैं, लेकिन रिकॉर्डिंग इन प्राइमरी बुक्स इसका तरीका हमेशा सेम होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा रिकॉर्डिंग इन प्राइमरी बुक्स। ठीक है, आप गुडविल की ट्रीटमेंट का तरीका चेंज कर सकते हो, फर्म टू फर्म वैरी कर सकता है, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज वैरी कर सकता है, मेथड्स ऑफ डिप्रीसिएशन वैरी कर सकता है। रिकॉर्डिंग इन प्राइमरी बुक्स जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर होता है, जो इनका सिस्टम होता है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते, पूरी दुनिया सेम तरीका फॉलो करती है प्राइमरी बुक्स में रिकॉर्डिंग करने का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, इन्वेंट्री शुड बी वैल्यूड एट लोअर ऑफ कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू इज एन। जो इन्वेंट्री है उसे वैल्यू करेंगे लोअर ऑफ कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू, जो उसकी कीमत कम होगी या उसे सेल करने पे जितना हमें रियलाइज होगा उस वैल्यू पे। तो ये चीज क्या है? ये अकाउंटिंग कन्वेंशन का पार्ट है, ये अकाउंटिंग अजम्पशन का पार्ट है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का पार्ट है, ये अकाउंटिंग पॉलिसीज का पार्ट है। तो देखिए, ये कोई पॉलिसी तो हो नहीं सकती, ये अकाउंटिंग कन्वेंशन भी नहीं है, ये अकाउंटिंग का अजम्पशन भी नहीं है, ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के हिसाब से इन्वेंट्री शुड बी वैल्यूड एट लोअर ऑफ कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू। ठीक है, तो इट इज एन अकाउंटिंग प्रिंसिपल। अगला क्वेश्चन है हमारा, अकाउंटिंग पॉलिसीज आर बेस्ड ऑन वेरियस। अकाउंटिंग पॉलिसीज जो है वो किस चीज के ऊपर बेस्ड होती है? वेरियस अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, वेरियस अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, वेरियस अकाउंटिंग कन्वेंशंस और ऑल ऑफ द अबव। तो जो अकाउंटिंग पॉलिसीज बनाई जाती है वो कॉन्सेप्ट के बेसिस पे भी बनता है, वो प्रिंसिपल्स के बेसिस पे भी बनता है, वो कन्वेंशंस के बेसिस पे भी बनता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि इन सब को लेकर के ही हम एक प्रॉपर पॉलिसी अडॉप्ट करते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि अकाउंटिंग पॉलिसीज जो है वो कॉन्सेप्ट, प्रिंसिपल्स और कन्वेंशंस के बेसिस के ऊपर बनाई जाती है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, सिलेक्शन ऑफ इन अप्रोप्रिएट अकाउंटिंग पॉलिसी में लीड टू। अगर आपने कोई इन अप्रोप्रिएट अकाउंटिंग पॉलिसी अडॉप्ट कर ली है, सेलेक्ट कर लिया है, तो इससे क्या होगा? पहला ऑप्शन है अंडर स्टेटमेंट ऑफ परफॉर्मेंस। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है हमारे पास ओवर स्टेटमेंट ऑफ परफॉर्मेंस। ठीक है, तीसरा ऑप्शन है हमारे पास अंडर और ओवर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशंस, चौथा है ऑल ऑफ द अबव। तो देखिए, इन अप्रोप्रिएट अकाउंटिंग पॉलिसी लेने पे अंडर स्टेटमेंट भी हो सकता है, ओवर स्टेटमेंट परफॉर्मेंस का हो सकता है, बिल्कुल अंडर और ओवर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन भी हो सकता है, क्योंकि आपकी जो अकाउंटिंग पॉलिसी है वो इन अप्रोप्रिएट है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, सिलेक्शन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज इज बेस्ड ऑन। जो अकाउंटिंग पॉलिसीज है उसका जो सिलेक्शन है वो किस चीज के ऊपर बेस्ड है? तो ऑप्शन है मटीरियलिटी, सेकेंड ऑप्शन है प्रूडेंस, थर्ड ऑप्शन है सब्सटेंस ओवर फॉर्म, और चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा कि जो भी हम पॉलिसीज अडॉप्ट करते हैं ना अकाउंटिंग पॉलिसीज, वो मटीरियलिटी के भी बेसिस के ऊपर होता है, प्रूडेंस के बेसिस के ऊपर भी होता है और सब्सटेंस ओवर द फॉर्म के बेसिस के ऊपर भी होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑल ऑफ दीज।
ठीक है, ऑल ऑफ दीज अ सिलेक्शन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज इज बेस्ड ऑन मटीरियलिटी, प्रूडेंस एंड सब्सटेंस ओवर फॉर्म। अगला क्वेश्चन है अकाउंटिंग पॉलिसीज शुड बी चेंज्ड। अकाउंटिंग पॉलिसीज हम चेंज कर सकते हैं, कब चेंज कर सकते हैं? चार ऑप्शन है हमारे पास। व्हेन इट इज रिक्वायर्ड बाय स्टेशे, जब स्टेशे द्वारा जरूरत पड़े। दूसरा, फॉर कंप्लायंस विद एन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से कंप्लायंस करने की जरूरत हो। तीसरा ऑप्शन है व्हेन चेंज वुड रिजल्ट इन मोर अप्रोप्रिएट प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अगर चेंज करने से फाइनेंशियल स्टेटमेंट का रिजल्ट अच्छा आता है तब, या ऑल ऑफ द अबव। तो देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। जब स्टेशे द्वारा जरूरत पड़े तब भी हम अकाउंटिंग पॉलिसीज चेंज करते हैं, जब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के साथ कंप्लायंस करने की जरूरत है तब भी, जब हमारा रिजल्ट और अप्रोप्रिएट आ सकता है तो अकाउंटिंग पॉलिसीज हम चेंज करके अपने रिजल्ट को अच्छा करने की कोशिश करते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, जो अगला क्वेश्चन हमारे पास है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशंस ऑफ अकाउंटिंग अजम्पशंस आर फंडामेंटल अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1। देखिए यहां पे इन्होंने बोला कॉम्बिनेशंस, तो हमारे पास चार ऑप्शंस हैं और चारों में कुछ कॉम्बिनेशंस दिए हुए हैं। तो इन्होंने सवाल जो पूछा है वो ये है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 के हिसाब से, ठीक है, कौन से फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस का कॉम्बिनेशन है। आई रिपीट, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 के हिसाब से कौन से फंडामेंटल अजम्पशंस के, अकाउंटिंग अजम्पशंस के कॉम्बिनेशंस हैं। ठीक है, तो चार ऑप्शन है हमारे पास। पहला ऑप्शन है गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी एंड अक्रूवल। दूसरा है गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी एंड गोइंग कंसर्न। दो बार गोइंग कंसर्न इन्होंने पूछ लिया है तो ये ऑप्शन गलत होगा, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन दो बार आप कैसे रिपीट कर सकते हो। तो जैसे अगर आपको ऐसा कोई आंसर मिले, ऑप्शन मिले, तो आप तुरंत उसे क्या कीजिएगा, एलिमिनेट कर दीजिएगा। तीसरा ऑप्शन है हमारे पास कंजर्वेटिज्म, अकाउंटिंग पीरियड एंड सेपरेट एंटिटी। और चौथा ऑप्शन है हमारे पास एंटिटी, अक्रूवल एंड प्रूडेंस। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी एंड अक्रूवल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, समटाइम अ रॉन्ग और इनअप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट इज अडॉप्टेड फॉर आइटम्स इन बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और अदर स्टेटमेंट देन इट रिक्वायर्स। कई बार गलत या इनअप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट अडॉप्ट कर लिया जाता है बैलेंस शीट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ठीक है, या अदर किसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जहां इसकी जरूरत नहीं है। तो इसके लिए हमें किस चीज की जरूरत पड़ेगी? चार ऑप्शन है। प्रॉपर एडजस्टमेंट, अब आपने गलत अडॉप्ट किया है तो क्या एडजस्ट करेंगे? आपने तरीका ही गलत अडॉप्ट कर लिया है तो आप क्या एडजस्ट करेंगे? ठीक है। दूसरा विंडो ड्रेसिंग, गलत तरीका अडॉप्ट करना इज विंडो ड्रेसिंग ओनली। आपने गलत एंट्रीज की हैं, सारी चीजें गलत गलत की हैं। क्यों किया है? क्योंकि आपने उसे विंडो ड्रेस किया है, ठीक है, आपने उसे अच्छा दिखाने के लिए काम किया है। तीसरा है डिस्क्लोजर ऑफ सच ट्रीटमेंट और चौथा है ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑन इट। देखिए ऑडिटर का जो रिपोर्ट है वो बायस्ड हो सकता है, उसे हम अपने ऑडिटर को बोल करके चेंज करवा सकते हैं। तो ऑडिटर का रिपोर्ट बिल्कुल गलत है। प्रॉपर एडजस्टमेंट, जब आपने चीजें खुद से गलत अडॉप्ट की हैं, गलत फिगर्स दिखाएं, तो आप क्या उसमें एडजस्टमेंट करेंगे? विंडो ड्रेसिंग, इस काम को करने को विंडो ड्रेसिंग ही कहते हैं। तो इसके लिए हमें किस चीज की जरूरत होगी? डिस्क्लोजर ऑफ सच ट्रीटमेंट्स। ये जो भी ट्रीटमेंट किया गया इसका प्रॉपर डिस्क्लोजर कि इसमें हमने क्या सही किया, क्या गलत किया, प्रॉपर डिस्क्लोजर होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा डिस्क्लोजर ऑफ सच ट्रीटमेंट्स। मैं क्वेश्चन वापस रिपीट करता हूं आंसर के साथ कि समटाइम्स अ रॉन्ग और इनअप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट इज अडॉप्टेड फॉर आइटम्स इन बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और अदर स्टेटमेंट, देन इट रिक्वायर्स डिस्क्लोजर ऑफ सच ट्रीटमेंट्स। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर किसी क्वेश्चन में कोई संकट आता है, दिक्कत होती है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। हमारे फेसबुक पेज को भी आप लाइक करके वहां पे आप सवाल पूछ सकते हैं। इवन इंस्टाग्राम पे भी जो हमारा एयू कॉमर्स स्कॉलर का जो पेज है, बहुत सारे लोगों ने उसे लाइक किया है। बहुत सारे लोग क्वेश्चंस पूछते हैं पीएचडी से रिलेटेड, एमसीक्यू से रिलेटेड, अलग अलग कॉमर्स के सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो आप भी उसमें हमसे सवाल पूछ सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। इसमें से कौन सा अकाउंटिंग पॉलिसी का एक एग्जाम्पल है? ऑप्शन इज रियलाइजेशन,
ऑप्शन बी इज मटीरियलिटी, ऑप्शन सी इज ड्यूअल एस्पेक्ट, ऑप्शन डी इज वैल्यूएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा अकाउंटिंग पॉलिसी का एग्जांपल इज वैल्यूएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट। ठीक है, ये अकाउंटिंग पॉलिसी का एक पार्ट है, एक एग्जांपल है वैल्यूएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। अकाउंटिंग पॉलिसी में बताया गया है कि आप फिक्स्ड एसेट्स का वैल्यूएशन कैसे करेंगे। ठीक है, तो ये सारे के सारे पॉलिसीज नहीं है, वैल्यूएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स इज अकाउंटिंग पॉलिसी, राइट। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स शुड बी कंसिडर्ड व्हाइल सेलेक्टिंग एंड अप्लाइंग अकाउंटिंग पॉलिसीज। इनमें से कौन से फैक्टर या फैक्टर्स को हम कंसिडर करेंगे अकाउंटिंग पॉलिसीज को सेलेक्ट और अप्लाई करने के लिए। ऑप्शन है हमारा इन्फ्लेशन। देखिए, इन्फ्लेशन एक ऐसी चीज है जो साल में चेंज होती रहती है, लेकिन अकाउंटिंग पॉलिसीज हम एक बार अडॉप्ट कर लेते हैं तो हम उसे बदल नहीं सकते, तो इन्फ्लेशन सीधे सीधे गलत आंसर हो गया। अगला ऑप्शन है सॉल्वेंसी। सॉल्वेंसी भी इंसान की चेंज होती रहती है, लेकिन अकाउंटिंग पॉलिसीज अडॉप्ट कर ली तो वो चेंज नहीं होता, तो सॉल्वेंसी भी गलत आंसर है। लिक्विडिटी, लिक्विडिटी भी चेंज होती रहती है। अगर आप जानकारी है आपको तो मालूम है कि कई बार फर्म के पास लिक्विडिटी नहीं रहती है, कई बार फर्म के पास बहुत लिक्विडिटी रहती है, तो ये तो अनसर्टेन कंडीशन है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा मटीरियलिटी। ठीक है, तो मटीरियलिटी इज द फैक्टर विच शुड बी कंसिडर्ड व्हाइल सेलेक्टिंग एंड अप्लाइंग अकाउंटिंग पॉलिसीज, राइट। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। जो अगला क्वेश्चन हमारा, ABC and company should select an accounting policy which enables it to। एक आपके पास कंपनी है या फर्म है जो भी है, तो मान लेते हैं एक कंपनी है आपके पास, आप उसकी जो अकाउंटिंग पॉलिसी है वो कैसे सेलेक्ट करेंगे जो आपको हेल्प करेगी टू शो अप्रोप्रिएट प्रॉफिट और लॉस, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है प्रेजेंट अ ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ इट्स स्टेट ऑफ अफेयर्स एंड प्रॉफिट एंड लॉस। तीसरा कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कैश इन हैंड। चौथा पे द प्रॉपर अमाउंट ऑफ वेरियस ड्यूज। तो देखिए, अकाउंटिंग पॉलिसी आप कैसी चूज करेंगे, कैसा सेलेक्ट करेंगे जिससे क्या आपका हेल्प हो। तो देखिए, अकाउंटिंग पॉलिसी से प्रॉफिट एंड लॉस का कुछ लेना देना नहीं है, इसे तो आप कभी भी चेंज कर सकते हैं विंडो ड्रेसिंग करके। ठीक है, वैसे चेंज तो आप कुछ भी कर सकते हैं, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के लिए कोई भी अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं है, वो हर जगह सेम ही है। ठीक है, दूसरा कह रहे हैं प्रेजेंट अ ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ इट्स स्टेट ऑफ अफेयर्स एंड प्रॉफिट एंड लॉस। तो अकाउंटिंग पॉलिसी ऐसी ही होनी चाहिए जो आपको सही सही शो करे कि आपके बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। रही बात अगले दो ऑप्शन की, तो आप खुद देखिएगा कि कैलकुलेट द करेक्ट अमाउंट ऑफ कैश इन हैंड। तो अकाउंटिंग पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए जिससे करेक्ट अमाउंट ऑफ कैश इन हैंड आपको कैलकुलेट करके मिले। देखिए, अगर ट्रू और फेयर अगर व्यू मिल रहा है ना आपको आपके हर एक चीज का, तो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑलरेडी बोला गया है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बेसिस पे ट्रू और फेयर व्यू ऑफ योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बेसिस के ऊपर आपको ये पता चल ही जाएगा कि आपके पास कैश इन हैंड कितना है कितना नहीं है। ठीक है, पे द प्रॉपर अमाउंट ऑफ वेरियस ड्यूज हार्डली मैटर्स। ठीक है, वो भी आपको ट्रू और फेयर से पता चल जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा प्रेजेंट अ ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ इट्स स्टेट ऑफ अफेयर्स एंड प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, अगला क्वेश्चन है स्पेसिफिक अकाउंटिंग पॉलिसी रिफर्स टू। एक स्पेसिफिक अकाउंटिंग पॉलिसी क्या रेफर करती है, उसका प्रिंसिपल। ऑप्शन 2 मेथड्स ऑफ अप्लाइंग दोज प्रिंसिपल्स। तीसरा ऑप्शन है प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स ऑफ अप्लाइंग देम, और चौथा है नन ऑफ द अबव। एक स्पेसिफिक अकाउंटिंग पॉलिसी सिर्फ प्रिंसिपल रिफर नहीं करती, साथ ही साथ उसके मेथड्स को भी रिफर करती है। ठीक है, तो मेथड्स ऑफ अप्लाइंग दोज प्रिंसिपल्स, तो क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, दैट इज प्रिंसिपल्स एंड द मेथड्स ऑफ अप्लाइंग देम। क्वेश्चन को थोड़ा सा समझने की जरूरत है उसके ऑप्शन के बेसिस के ऊपर। तो आप देख सकते हैं कि एक स्पेसिफिक अकाउंटिंग पॉलिसी वो पॉलिसी होती है जो प्रिंसिपल और उसके मेथड्स को कैसे अप्लाई करते हैं वो पूरा तरीका बताती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, ऑल सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी अडॉप्टेड इन द प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड बी। ऑल सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी, जो भी सिग्निफिकेंट मतलब जो भी इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग पॉलिसी है जो भी हम अडॉप्ट करते हैं इन द प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड बी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के प्रिपरेशन और प्रेजेंटेशन के लिए जो भी हम इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग पॉलिसी अडॉप्ट करते हैं वो कैसी होनी चाहिए।
it should be disclosed, it should not to be disclosed, partly disclosed, none of the above. तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा इट शुड प्रॉपरली डिस्क्लोज्ड। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है हमारे बिजनेस के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए, उसके प्रॉपर प्रिपरेशन और प्रेजेंटेशन के लिए, कि जो भी हम अकाउंटिंग पॉलिसी अडॉप्ट करें वहां पे हर एक चीज, पहली बात अकाउंटिंग पॉलिसी भी पूरी तरीके से डिस्क्लोज होनी चाहिए कि अकाउंटिंग पॉलिसी है क्या, प्लस साथ ही साथ जो भी इवेंट्स आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हो रहे हैं ना, जो फाइनेंशियल नेचर के हैं, जो भी ट्रांजेक्शन्स हैं, वो भी प्रॉपर तरीके से डिस्क्लोज होना जरूरी है, तभी आप एक अच्छा प्रेजेंटेशन कर सकते हैं, प्रिपरेशन कर सकते हैं अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का। तो डिस्क्लोजर अडॉप्ट करना बहुत जरूरी है, ठीक है, प्रॉपर डिस्क्लोजर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन है फॉलोइंग आर द प्रिंसिपल्स ऑफ वैल्यूएशन एक्सेप्ट। ये चार ऑप्शन है हमारे पास, चार में से एक प्रिंसिपल नहीं है, बाकी तीन प्रिंसिपल्स है, और ऑप्शन है हमारा फ्यूचर वैल्यू, ऑप्शन बी रियलाइजेशन वैल्यू, ऑप्शन सी प्रेजेंट वैल्यू, चौथा हिस्टोरिकल कॉस्ट। हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल है, प्रेजेंट वैल्यू ऑप्शन है, मतलब ये इट्स अ प्रिंसिपल, रियलाइजेशन वैल्यू इट्स अ प्रिंसिपल, ठीक है। फ्यूचर वैल्यू इज नॉट द प्रिंसिपल ऑफ वैल्यूएशन। फ्यूचर वैल्यू से आप क्या वैल्यूएशन करेंगे, आपको क्या मालूम, हमें क्या मालूम कि भविष्य में किस चीज की क्या प्राइस होने वाली है। बड़ी बड़ी कंपनीज गिर जा रही हैं, बंद हो जा रही हैं, छोटी छोटी कंपनीज बहुत प्रॉफिट कर ले रही हैं। आपने देखा कि आजकल टेलीकॉम कंपनीज को कितना लॉस हो रहा है, ठीक है। ये इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज थी, इतनी बड़ी बड़ी जाइंट्स थी, इनको हर क्वार्टर में न जाने कितने हजार करोड़ रुपए का लॉस हो रहा है। तो हम फ्यूचर वैल्यू बता ही नहीं सकते, ठीक है। तो यस बैंक के बारे में आपने सुना होगा, रिसेंट में यस बैंक के शेयर्स 5 रुपए पे चले आए थे, ठीक है। लोग इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे थे, लेकिन अचानक कुछ समय के बाद जब अलग अलग बैंक्स ने उसमें इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया तो उनके शेयर्स 5 रुपए से बढ़ करके 53 रुपीज पे पहुंच गए, 53 रुपए पे पहुंच गए। तो हम फ्यूचर वैल्यू तो बता ही नहीं सकते। तो इन्होंने बोला कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जो होता है ना, उसमें सब कुछ वैल्यू हो सकता है एक्सेप्ट फ्यूचर वैल्यू, हम नहीं बता सकते, कोई नहीं बता सकता, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, इफ द कॉस्ट ऑफ असेट इज 10 लाख रुपीज। अगर किसी असेट की जो कीमत है वो 10 लाख रुपए है और उसकी जो मार्केट वैल्यू है वो 12 लाख रुपए है, ठीक है। व्हाट शुड बी इट्स वैल्यू अकॉर्डिंग टू अक्रूवल कॉन्सेप्ट। तो उसकी जो अक्रूवल कॉन्सेप्ट के बेसिस के ऊपर उसकी वैल्यू क्या होगी। हमने एक असेट खरीदा 10 लाख रुपए का जिसकी मार्केट वैल्यू 12 लाख है। होता है कई बार ऐसा होता है, देखिए नैनो कार थी, आपको मालूम है, उसका मार्केट प्राइस 1 लाख रुपए, ठीक है। लेट अस अज्यूम, थोड़ा आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। लेकिन कुछ समय के बाद क्या हुआ कि उसके प्राइसेस बढ़ने शुरू हो गए, क्योंकि रॉ मटेरियल के प्राइसेस बढ़ गए, इन्फ्लेशन आ गया। तो जो नैनो कार बिकनी शुरू हुई वो 1.5 लाख रुपए या 2 लाख रुपए से, आपने खरीदी कितने की थी, 1 लाख रुपए, लेकिन 1-1.5 साल में अब वही कार मार्केट में 2 लाख रुपए की बिक रही है। तो जाहिर सी बात है कि आपकी कार की भी मार्केट प्राइस बढ़ चुकी है, ठीक है। तो यहां पे वही क्वेश्चन है कि अगर कोई असेट है जिसकी जो आपने 10 लाख रुपए में खरीदा है लेकिन अब उसकी मार्केट वैल्यू 12 लाख रुपए है, तो व्हाट वुड बी इट्स वैल्यू अकॉर्डिंग टू अक्रूवल कॉन्सेप्ट। अक्रूवल कॉन्सेप्ट के हिसाब से उसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो अक्रूवल कॉन्सेप्ट के हिसाब से उसकी वैल्यू, जो अक्वायर करने की जो प्राइस होती है ना, जितने में आपने उसको अक्वायर किया है वही उसकी प्राइस होगी अक्रूवल कॉन्सेप्ट के बेसिस पे। तो आपने 10 लाख रुपए में अक्वायर किया था, तो उसकी जो अक्रूवल कॉन्सेप्ट के बेसिस के ऊपर जो प्राइस होगी वो 10 लाख है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, मेजरमेंट डिसिप्लिन डील्स विथ। जो मेजरमेंट डिसिप्लिन है वो किस चीज के साथ डील करता है। तो ऑप्शन है हमारे सिलेक्शन ऑफ स्टैंडर्ड और स्केल, दूसरा ऑप्शन है आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड इवेंट्स, तीसरा ऑप्शन है हमारा इवैल्यूएशन ऑफ डायमेंशन ऑफ मेजरमेंट स्टैंडर्ड और स्केल्स, और चौथा ऑप्शन है हमारा ऑल ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का मैं आंसर आपको बताऊं, इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। क्यों, क्योंकि मेजरमेंट डिसिप्लिन किस चीज के साथ डील करता है, वो सिलेक्शन ऑफ स्टैंडर्ड और स्केल को भी डील करता है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड इवेंट्स को भी डील करता है, ठीक है, इवैल्यूएशन ऑफ डायमेंशन ऑफ मेजरमेंट स्टैंडर्ड और स्केल्स को भी डील करता है। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑल ऑफ दीज, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन है एज पर डैश assets are carried at its amount of cash or cash equivalents that could currently be obtained by selling the assets in an orderly disposal, ठीक है। तो एज पर डैश असेट्स, तो डैश असेट्स आर कैरीड
at the amount of cash or cash equivalents that could currently be obtained by selling the asset in an orderly disposal. अगर हम आज के टाइम में किसी भी असेट को डिस्पोज ऑफ करते हैं तो उसके जो करंट प्राइस जो हमें ऑब्टेन होगी उसे आपको मालूम है उसे हम रियलाइजेबल वैल्यू कहते हैं. हिस्टोरिकल कॉस्ट उसे कहते हैं जो हमने उसे अक्वायर करने के टाइम अटेन की थी. ठीक है. करंट कॉस्ट जो मार्केट प्राइस होती है उसे करंट कॉस्ट कंसिडर करते हैं. रियलाइजेबल वैल्यू जब हम डिस्पोजल की बात करते हैं ना, जब भी किसी असेट को हम डिस्पोज ऑफ करते हैं तो उसकी रियलाइज कितना हमें उससे रियलाइज हुआ, कितना हमें वहां से मिला पैसा, उसे हम कहते हैं. और प्रेजेंट वैल्यू करंट कॉस्ट. प्रेजेंट वैल्यू देखिए, करंट कॉस्ट इज अभी की लागत, अभी आप खरीदने जाओगे कितना. और प्रेजेंट वैल्यू से मतलब नहीं है क्योंकि हम डिस्पोज ऑफ की बात कर रहे हैं. प्रेजेंट वैल्यू किसी भी चीज की कितनी भी हो सकती है, लेकिन डिस्पोजल के टाइम जो आपको पैसा रियलाइज होगा, जो भी पैसा मिलेगा, हम उसी को कंसीडर करेंगे. तो इट इज रियलाइजेबल वैल्यू. आज का लास्ट क्वेश्चन जो है 25th क्वेश्चन, और क्वेश्चन है कॉस्ट ऑफ मशीनरी परचेज्ड ऑन 1st अप्रैल 2005 इज 10 लाख रुपीज. आपने 2005 में एक मशीनरी खरीदी जिसका जो कॉस्ट प्राइस था वो 10 लाख रुपए था. ठीक है. उसकी जो मार्केट वैल्यू एज ऑन 31 मार्च 2006 उसकी मार्केट वैल्यू बढ़ करके 12 लाख रुपए हो गई. ठीक. एक साल के अंदर, मतलब आपने जब मशीनरी खरीदी तो 1 अप्रैल को जब आपने मशीनरी खरीदी तो 10 लाख रुपीस की थी, और जैसी अकाउंटिंग ईयर, जैसी आपका फाइनेंशियल ईयर क्लोज हुआ तो उसकी जो प्राइस थी वो बढ़ करके 12 लाख रुपए हो गई. एज ऑन 31 मार्च 2006 if the company values the machinery at 12 lakh, which of the following valuation principle is being followed? तो लास्ट डे अगर कंपनी उस मशीनरी की, उस असेट की वैल्यू अगर 12 लाख रुपए कंसिडर कर रही है तो इनमें से कौन सा प्रिंसिपल अडॉप्ट किया गया. देखिए, हिस्टोरिकल कॉस्ट अडॉप्ट नहीं किया जा सकता, सीधी सी बात, क्योंकि हिस्टोरिकल कॉस्ट का मतलब जितने रुपए में आपने एक्वायर किया है उसकी बात कर रहे हैं. प्रेजेंट वैल्यू, अगर मैं बात करूं प्रेजेंट वैल्यू की, तो प्रेजेंट वैल्यू भी नहीं होगा. इट इज अगेन रियलाइजेबल वैल्यू, क्योंकि रियलाइजेबल वैल्यू के बेसिस के ऊपर ही हम बता सकते हैं कि उसका, क्योंकि अभी उसकी प्राइस 12 लाख रुपए हो चुकी है, तो इट इज रियलाइजेबल वैल्यू. अगर उसको सेल करेंगे तो 12 लाख रुपए में मिल सकता है. करंट कॉस्ट नहीं कह सकते, क्योंकि करंट कॉस्ट का मतलब होता है उस लागत, आप अभी खरीदने जाओगे तो कितने का मिलेगा, तो करंट कॉस्ट तो हो नहीं सकता. करंट कॉस्ट इसलिए भी नहीं हो सकता क्योंकि खरीदने की बात है, हमने एक साल पहले खरीदा था. प्रेजेंट वैल्यू बिल्कुल लगता है कि हाँ प्रेजेंट वैल्यू हो सकता है, लेकिन ये फर्म ये कह रही है ना कि अब उसकी प्राइस 12 लाख रुपए हो गई, तो ये फर्म अपने हिसाब से उसकी रियलाइजेबल वैल्यू की बात कर रही है. हिस्टोरिकल कॉस्ट भी नहीं हो सकता. Assets and profit should not be overstated. Requires concept. किस कॉन्सेप्ट में ये बात कही गई है कि असेट्स और प्रॉफिट को कभी भी ओवरस्टेट करके नहीं दिखाना चाहिए, नहीं बताना चाहिए. मतलब जो उसकी वैल्यू है उससे ज्यादा बढ़ा चढ़ा के नहीं बताना चाहिए. ये बात किस कॉन्सेप्ट में लिखी गई है? हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं. पहला अकाउंटिंग पीरियड, दूसरा प्रूडेंस कॉन्सेप्ट, तीसरा क्वालिटी कॉन्सेप्ट और चौथा अक्रूवल कॉन्सेप्ट. सो द करेक्ट आंसर इज प्रूडेंस कॉन्सेप्ट. प्रूडेंस कॉन्सेप्ट में ये बात साफ साफ बोली गई है अकाउंटेंसी में कि आप कभी भी कोई असेट या प्रॉफिट को आप ओवरस्टेट करके नहीं दिखाएंगे. अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो है इन अकाउंटिंग मनी इज द. अकाउंटिंग में मनी क्या होता है? ठीक है. ऑप्शन है स्केल ऑफ सोशल मेजरमेंट, सेकेंड ऑप्शन इज स्केल ऑफ मेजरमेंट, थर्ड ऑप्शन इज मेजरमेंट वैल्यू, और फोर्थ ऑप्शन इज ऑल ऑफ द अबव. तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है स्केल ऑफ मेजरमेंट, ऑप्शन 2. ठीक है. इन अकाउंटिंग मनी इज द स्केल ऑफ मेजरमेंट, जहां पे जो भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं, जो भी बिजनेस में एक्चुअली इवेंट्स होते हैं ना, जो फाइनेंशियल नेचर के होते हैं, उसे हम मेजर करते हैं मनी के टर्म में. तो अकाउंटिंग में मनी इज द स्केल ऑफ मेजरमेंट इन विच ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड. ठीक है. सबसे पहले गुड्स या सर्विसेज की वैल्यूएशन की जाती है, मतलब अगर बिजनेस में कोई इवेंट हुआ तो या तो गुड सर्विसेज खरीदा बेचा जा रहा है तो उसका वैल्यूएशन होता है. तो किसमें वैल्यूएशन होता है? मॉनेटरी टर्म्स में. तो मनी क्या हो गया? मनी इज अ स्केल ऑफ मेजरमेंट इन अकाउंटिंग, राइट. अगला क्वेश्चन है हमारा, द डिस्काउंट गिवन विद एन ऑब्जेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग सेल्स इज कॉल्ड.
जो डिस्काउंट दिया जाता है जिसका मेन ऑब्जेक्ट होता है कि हमारा सेल इंक्रीज हो जाए, उस डिस्काउंट को क्या कहते हैं? हमारे पास चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है ट्रेड डिस्काउंट, दूसरा ऑप्शन है कैश डिस्काउंट, तीसरा ऑप्शन है डिस्काउंट रिसीवेबल, चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट इज अ काइंड ऑफ अ डिस्काउंट जिसे हम शो नहीं करते अकाउंटेंसी की बुक्स में, अकाउंटिंग बुक्स में, लेकिन ये वो डिस्काउंट है जिसे दिया जाता है, जिसको देने का मेन मकसद क्या होता है कि अपनी सेल्स हम इंक्रीज करें। अगर आप ज्यादा क्वांटिटी में लीजिएगा तो हम आपको ट्रेड डिस्काउंट देंगे, ठीक है। तो ट्रेड डिस्काउंट इज अ डिस्काउंट व्हिच इज गिवन विद एन ऑब्जेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग सेल्स, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डिस्काउंट विच इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स इज कॉल्ड, वो डिस्काउंट जिसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हम रिकॉर्ड नहीं करते उसे कौन सा डिस्काउंट कहते हैं? तो ऑप्शन 1 इज ट्रेड डिस्काउंट, ऑप्शन 2 इज कैश डिस्काउंट, ऑप्शन 3 इज डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स, ऑप्शन 4 इज नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? आपको मालूम है इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए होगा। बिल्कुल सही जवाब, आप बिल्कुल सही कह रहे थे, समझ रहे थे इस क्वेश्चन का सही जवाब। ट्रेड डिस्काउंट इज अ डिस्काउंट व्हिच इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स। ट्रेड डिस्काउंट कभी भी हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में शो नहीं करते, हम कैश डिस्काउंट दिखाते हैं, ठीक है। और कैश डिस्काउंट दिखाने का मेन मकसद ये होता है कि हमें जल्दी से जल्दी पेमेंट रिसीव हो। तो जब अगर हमको इंस्टेंट पेमेंट रिसीव होती है तो हम कैश डिस्काउंट दे देते हैं। ट्रेड डिस्काउंट वो डिस्काउंट होता है जो बड़े बड़े जो मार्केटर्स होते हैं, सेलर्स होते हैं, वेंडर्स होते हैं, जो शो नहीं करते अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, और ये इसलिए दिया जाता है ताकि ज्यादा से ज्यादा वो सामान बेच सकें। कैश डिस्काउंट जल्दी से जल्दी पैसा रिसीव कर सके, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, ट्रेड डिस्काउंट इज अ डिस्काउंट विच इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है हमारा द डिस्काउंट अलाउड विद द ऑब्जेक्ट ऑफ रिसीविंग पेमेंट सून इज। अभी अभी जस्ट मैंने सवाल का आपको आंसर दिया। ये जो क्वेश्चन है हमारा कि जो द डिस्काउंट विच इज अलाउड, जो डिस्काउंट है वो अलाउ इसलिए किया जा रहा है ताकि जल्दी से जल्दी हमको पेमेंट रिसीव हो जाए। इस क्वेश्चन के चार ऑप्शन हैं। पहला है ट्रेड डिस्काउंट, दूसरा है ऑप्शन है कैश डिस्काउंट, तीसरा ऑप्शन है ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट, चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दीज, ठीक है। अगर हम बात करें जल्दी से जल्दी पेमेंट रिसीव्ड होने की तो ये होता है हमारा कैश डिस्काउंट। इट इज नॉट ट्रेड डिस्काउंट। तो जब ट्रेड डिस्काउंट नहीं है तो ऑप्शन सी भी गलत हो गया। नन ऑफ दीज तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि कैश डिस्काउंट इज अ डिस्काउंट विच इज अलाउड विद द ऑब्जेक्ट ऑफ रिसीविंग पेमेंट एज सून एज पॉसिबल। अगर आप किसी वेंडर से कोई सामान खरीदते हैं और टाइम से पहले अगर पेमेंट कर देते हैं तो वो कुछ कैश डिस्काउंट दे देता है। तो कैश डिस्काउंट इज अ डिस्काउंट विच इज अलाउड विद द ऑब्जेक्ट ऑफ रिसीविंग पेमेंट एज सून एज पॉसिबल, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है हमारा द कैश और गुड्स विड्रॉन बाय अ ट्रेडर फॉर हिज पर्सनल यूज आर कॉल्ड। जब कोई ट्रेडर अपने पर्सनल यूज के लिए कुछ गुड्स या कई बार पैसे भी विड्रॉ कर लेता है, कुछ कैश या गुड्स विड्रॉ करता है अपने पर्सनल यूज के लिए, तो उसे क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है लोन, दूसरा ऑप्शन है कैपिटल, तीसरा ऑप्शन है ड्रॉइंग, चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो आपको बिल्कुल सही जानकारी है इस सवाल की। द करेक्ट आंसर इज ड्रॉइंग। तो ड्रॉइंग जो होता है ना, ड्रॉइंग इज द कैश और गुड्स विच इज ड्रॉन बाय अ ट्रेडर, विच इज एक्चुअली विड्रॉन बाय अ ट्रेडर फॉर हिज पर्सनल यूज। जब भी कोई ट्रेडर अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस का पैसा या बिजनेस का कोई भी असेट विड्रॉ कर लेता है, या बिजनेस में जो भी सामान बेचने के लिए रखा है उसने अपने लिए यूज कर लिया, तो इसे हम क्या बोलेंगे? इसे हम ड्रॉइंग्स कंसिडर करते हैं। अगला क्वेश्चन, कैपिटल ऑफ बिजनेस इज 75,000 रुपीज। देखिए कैपिटल का मतलब होता है द सम ऑफ मनी विच इज इनिशियली इन्वेस्टेड इन बिजनेस। तो कैपिटल वो पैसा होता है जिसको बिजनेस के शुरुआत में बिजनेस में लगाया जाता है, उसे कैपिटल कंसिडर करते हैं। तो कैपिटल इज द सम ऑफ मनी विच इज इनिशियली इन्वेस्टेड इन बिजनेस। अगर किसी बिजनेस का कैपिटल 75,000 रुपीज है और उसकी लायबिलिटीज 25,000 रुपीज है, तो टोटल एसेट्स कितने होंगे? तो देखिए टोटल एसेट्स, असेट्स अकाउंटिंग इक्वेशन मालूम है आपको ना, assets is equal to capital plus liabilities। तो कैपिटल कितना है? 75,000 रुपीज। लाइबिलिटी कितना है? 25,000। तो 75,000 प्लस 25,000 विल गिव यू 1 लाख रुपीज। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? 1 लाख रुपीज। तो कैपिटल बिजनेस का 75,000 था, लाइबिलिटी 25,000 था। तो असेट कितने के हो गए? असेट दोनों को ऐड कर दिया, 75,000 प्लस 25,000 दैट इज 1 लाख रुपीज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज out of the following which is real account।
इनमें से कौन सा रियल अकाउंट है? ठीक है, तो 4 ऑप्शन है, फर्नीचर अकाउंट, बैंक अकाउंट, इंटरेस्ट अकाउंट, रेंट अकाउंट। तो रियल अकाउंट की कैटेगरी में असेट्स आते हैं, लॉन्ग टर्म असेट्स आते हैं, फिक्स्ड असेट्स आते हैं। तो बेसिकली यहां पे जो 4 ऑप्शन हमें दिए हुए हैं, देखिए इंटरेस्ट अकाउंट, बैंक अकाउंट, रेंट अकाउंट, ये सारे के सारे भी हमारे एक हिसाब से असेट्स की कैटेगरी में। लेकिन रियल अकाउंट की कैटेगरी में आता है हमारा फर्नीचर अकाउंट। तो फर्नीचर अकाउंट इज आर रियल अकाउंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, गुड्स परचेज फ्रॉम रुचि ऑन क्रेडिट। In this transaction, the name of 2 accounts being affected are. रुचि से हमने क्रेडिट में परचेज किया, गुड्स परचेज किया, तो इसमें कौन से 2 जो अकाउंट्स हैं वो अफेक्ट होंगे? ठीक है, तो ऑप्शन है हमारा 1 पर्सनल एंड 1 रियल, दूसरा ऑप्शन है बोथ पर्सनल, तीसरा ऑप्शन है बोथ रियल, और चौथा ऑप्शन है 1 पर्सनल एंड 1 नॉमिनल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा 1 पर्सनल एंड 1 नॉमिनल। रीजन, हमने रुचि से क्रेडिट पे सामान खरीदा, हमने जो परचेज किया वो क्रेडिट पे परचेज किया था रुचि से। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है 1 पर्सनल एंड 1 नॉमिनल, ऑप्शन डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, द ओनर ऑफ द बिजनेस परचेज गुड्स वर्थ ₹200 फॉर हिज पर्सनल यूज। जो बिजनेस का ओनर है उसने अपने पर्सनल यूज के लिए 200 रुपए का सामान इस्तेमाल कर लिया है। इन दिस ट्रांजेक्शन अकाउंट्स विल बी क्रेडिटेड टू। इस ट्रांजेक्शन में अकाउंट कहां क्रेडिट होगा? माफ कीजिएगा, मैंने 2 बार अकाउंट्स लिखा है। तो इन दिस ट्रांजेक्शन अकाउंट विल बी क्रेडिटेड टू। अकाउंट कहां क्रेडिट होगा? हमारे पास 4 ऑप्शन है, सेल्स अकाउंट, ड्रॉइंग्स अकाउंट, परचेज अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा परचेज अकाउंट। अब परचेज अकाउंट क्यों होगा? देखिए, परचेज अकाउंट इसलिए होगा क्योंकि जो ओनर है उसने जो बिजनेस के लिए गुड्स को परचेज किया था उसको वर्थ ₹200 उसने उसका पर्सनल यूज कर लिया। ठीक है, आजकल कोरोना वायरस बहुत फैला हुआ है। मान लीजिए दुकानदार ने सैनिटाइजर बेचने के लिए खरीद करके रखा था, परचेज किया था, लेकिन उसने उसी सैनिटाइजर को अपने पर्सनल यूज के लिए इस्तेमाल कर लिया। तो ये परचेज अकाउंट में क्या होगा? दिस ट्रांजेक्शन विल बी क्रेडिटेड टू परचेज अकाउंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, जर्नल इज अ बुक्स ऑफ, जर्नल इज सॉरी इट्स नॉट बुक्स, इट्स बुक। जर्नल इज अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, ऑप्शन बी सेकेंडरी एंट्री, ऑप्शन सी ऑल कैश ट्रांजेक्शन, ऑप्शन डी ऑल नॉन कैश ट्रांजेक्शन। तो जर्नल इज अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, जर्नल इज अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। जब सबसे पहली बार रिकॉर्डिंग होती है ना, तो जर्नल में रिकॉर्डिंग होती है, ओरिजिनल एंट्री सबसे फर्स्ट टाइम जो एंट्री होती है प्राइमरी एंट्री होती है, और सीक्वेंस में होती है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होती है, डेट वाइज टाइम वाइज एंट्री होती है। तो और इसको बुक जर्नल इज अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी इसलिए कहते हैं क्योंकि बाकी की जो सब्सिडियरी बुक्स होते हैं ना, उसको हम इन्हीं बुक्स, जो जर्नल है उसी के बेसिस के ऊपर हम क्या करते हैं, टैली करते हैं, कंपेयर करते हैं ओरिजिनल बुक से, जहां पे पहली बार कोई भी चीज आपने एंट्री की। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग अ ट्रांजेक्शन इन द जर्नल इज कॉल्ड। जो प्रोसेस है, जिस प्रोसेस के थ्रू हम जर्नल में ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, उसे क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है पोस्टिंग, दूसरा ऑप्शन जर्नलाइजिंग, तीसरा ऑप्शन कास्टिंग, चौथा ऑप्शन बैलेंसिंग। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा जर्नलाइजिंग। तो जर्नलाइजिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग अ ट्रांजैक्शन इन द जर्नल्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन, the amount which is kept on commencement of business is, माफ कीजिएगा बहुत टाइपिंग कर ले रहे हैं आजकल, तो कई बार ये चीजें रिपीट हो जा रही हैं। तो क्वेश्चन है हमारा, द अमाउंट विच इज केप्ट ऑन द कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। वो अमाउंट जिसे हम बिजनेस के कमेंसमेंट के लिए रखते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे कैश कहते हैं, उसे बैंक कहते हैं, उसे एसेट कहते हैं, उसे कैपिटल कहते हैं। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि कैपिटल इज द सम ऑफ मनी विच इज इनिशियली इन्वेस्टेड इन बिजनेस। कैपिटल वो पैसा होता है जिसको बिजनेस के शुरुआत में ही हम बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं। तो कैपिटल इसका सही जवाब है। कैपिटल इज द अमाउंट विच इज केप्ट
ऑन द कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, राइट। तो कैपिटल वो अमाउंट है जिसे बिजनेस के कमेंसमेंट में रखा जाता है, मतलब के लिए रखा जाता है और उसी से बिजनेस किया जाता है। तो कैपिटल इज द अमाउंट विच इज केप्ट ऑन द कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है हमारा, द रिसीवर इज कॉल्ड डेटर एंड द गिवर इज कॉल्ड क्रेडिटर, दिस इन विच रूल ऑफ अकाउंटिंग। किस अकाउंटिंग के रूल में ये बात लिखी गई है कि जो रिसीवर है वो डेटर होता है और जो क्रेडिटर होता है वो गिवर होता है? मतलब ये कहां, कौन से अकाउंट में लिखा है? तीन तरीके के अकाउंट होते हैं, आपको मालूम है, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। तो यहां पे तो ऑप्शन में आप देख सकते हैं दो अकाउंट्स दिए हुए हैं, दो अकाउंट्स और जो दिए हुए हैं वो ऑप्शन गलत है। ट्रेडिंग अकाउंट नहीं होगा, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होना चाहिए? इस क्वेश्चन का सही आंसर होना चाहिए पर्सनल अकाउंट। इन पर्सनल अकाउंट, जो अकाउंट्स में जो पर्सनल अकाउंट्स होता है ना, उसमें क्या होता है, जो रिसीवर होता है वो डेटर होता है और जो गिवर होता है वो क्रेडिटर होता है। ठीक है, मतलब डेटर द रिसीवर, क्रेडिटर द गिवर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, कैश अकाउंट कौन सा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट है, रियल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है या नन ऑफ? मतलब तीन तो अकाउंट होते तो नन तो होगा नहीं। पर्सनल अकाउंट है, रियल अकाउंट है कि नॉमिनल अकाउंट है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है इट्स अ रियल अकाउंट। जो कैश अकाउंट होता है वो रियल अकाउंट की कैटेगरी में जाता है, तो कैश अकाउंट इज अ रियल अकाउंट। अगला क्वेश्चन है हमारा, पेटेंट राइट इज अ, जो पेटेंट राइट है ना, पेटेंट राइट का मतलब ये होता है कि अगर, अच्छा, पेटेंट्स आर योर असेट्स, और पेटेंट राइट्स क्या होता है कि जब भी हम कोई नई चीज इन्वेंट करते हैं, कोई नई टेक्नोलॉजी इन्वेंट करते हैं, कोई भी नई चीज इन्वेंट की जिससे हमारे बिजनेस को बड़ा फायदा है, और वो चीज हमने पहली बार इजाद की है, पहली बार बनाई है, दुनिया में किसी के पास नहीं है, ठीक है, तो उसे हम अपने नाम पे पेटेंट करा लेते हैं, अपने नाम पे रजिस्टर करा लेते हैं। उसके बाद उसे हम कंपनीज टू कंपनीज ले जा करके पेटेंट राइट बेचते हैं या रॉयल्टी बेसिस पे पूरा पेटेंट बेच देते हैं। तो पेटेंट राइट कौन सा अकाउंट की कैटेगरी में जाता है? इट्स अ पर्सनल अकाउंट, इट्स अ रियल अकाउंट, इट्स अ नॉमिनल अकाउंट, इट्स एन एक्सपेंस अकाउंट। देखिए, पेटेंट राइट एक्सपेंस अकाउंट तो होता नहीं है। अकाउंट्स होते ही तीन तरीके के हैं, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा पेटेंट राइट इज अ रियल अकाउंट, क्योंकि ये हमारा एक असेट है। इनटैंजिबल एसेट की कैटेगरी में पेटेंट राइट्स आते हैं और ये हमारे रियल अकाउंट की कैटेगरी में आते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है रियल अकाउंट की कैटेगरी के अंदर पेटेंट राइट्स आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉमिनल अकाउंट? इनमें से कौन सा हमारा नॉमिनल अकाउंट है? ऑप्शन है बैंक अकाउंट, ऑप्शन बी इज सैलरी अकाउंट, ऑप्शन सी इज मशीनरी अकाउंट, ऑप्शन डी इज डेटर्स अकाउंट। तो जो नॉमिनल अकाउंट की कैटेगरी में आता है वो है हमारा सैलरी अकाउंट। सैलरी अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन, which is the book of original entry in which all the transactions are recorded date wise? इनमें से कौन सी बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री है जहां पे ट्रांजैक्शन हम डेट वाइज लिखते हैं? तो अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया था, प्रीवियस कुछ दो तीन क्वेश्चन पहले, जहां पे बोला था कि जर्नल वो बुक है, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, जहां पे हम सबसे पहले ट्रांजैक्शन करते हैं। तो विच ऑफ द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री इन विच द ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड डेट वाइज? तो डेट वाइज का मतलब हो गया क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। तो जर्नल एंट्री वो एंट्री होती है जहां पे हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ओरिजिनल एंट्री करते हैं। तो जर्नल एंट्री, जो जर्नल बुक होती है ना, वो हमारी बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री है जहां पे ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड क्रोनोलॉजिकली और डेट वाइज। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है बहुत सिंपल है कि हाउ मेनी कॉलम्स आर देयर इन जर्नल? ऑप्शन वन इज 7, ऑप्शन बी इज 5, ऑप्शन सी इज 3, ऑप्शन डी इज 4। तो कई बार ऑप्शन बी और ऑप्शन डी में कंफ्यूजन हो जाता है। 7 कॉलम्स नहीं होते, 3 कॉलम्स नहीं होते, या तो 5 होते हैं या तो 4 होते हैं। रीजन क्या है कि कई बार हम 4 कॉलम्स लेकर के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, लेकिन इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी 5। पहला होता है डेट का, दूसरा होता है पर्टिकुलर्स, तीसरा होता है पोस्टिंग रेफरेंस या लेजर फोलियो। ठीक है, तो कई बार क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त हम ये तीसरा कॉलम बनाना छोड़ देते हैं या जरूरी नहीं समझते। ये इन प्रैक्टिस बनाया जाता है, लेकिन पढ़ाई में कई बार हम इसे फॉलो नहीं करते। चौथा डेबिट का होता है और पांचवा क्रेडिट का होता है। ठीक है, तो हाउ मेनी कॉलम्स आर देयर इन जर्नल? तो देयर आर 5 कॉलम्स, डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो दैट इज LF, उसके बाद डेबिट का जो अमाउंट है, क्रेडिट का जो अमाउंट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा,
हाउ मेनी काइंड्स ऑफ अकाउंट्स आर देयर, कितने काइंड्स के अकाउंट्स होते हैं? 2, 4, 3 और 5। हमें मालूम है ना 3 तरीके के अकाउंट होते हैं, रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। तो 3 अलग अलग अकाउंट होते हैं जो रूल में कहा गया है, गोल्डन रूल जो है आपको मालूम होगा ना, तीन डिफरेंट टाइप्स के अकाउंट होते हैं। तो हाउ मेनी काइंड्स ऑफ अकाउंट्स आर देयर? देयर आर 3 डिफरेंट काइंड्स ऑफ अकाउंट्स, रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज the receiver is debited and the giver is credited. For which account is this rule applied? जो रिसीवर है उसे डेबिट कर देते हैं, जो गिवर है उसे क्रेडिट कर देते हैं। तो ये किस अकाउंट में ऐसा रूल कहा गया है? ऑप्शन इज रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट में तो आता नहीं है, अकाउंट 3 ही तरीके के तो होते हैं, रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट इज अ अकाउंट इन विच रिसीवर इज डेबिटेड एंड द गिवर इज क्रेडिटेड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पर्सनल अकाउंट इज रिलेटेड टू। पर्सनल अकाउंट किस चीज से रिलेटेड है? 4 ऑप्शन, असेट्स एंड लायबिलिटीज, डेटर्स एंड क्रेडिटर्स, एक्सपेंसेस, लॉसेस एंड प्रॉफिट, एंड नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है पर्सनल अकाउंट्स आर रिलेटेड टू डेटर्स एंड क्रेडिटर्स, ऑप्शन बी। ठीक है, पर्सनल अकाउंट जो है वो डेटर्स और क्रेडिटर्स से रिलेटेड होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कैश अकाउंट इज अ रियल अकाउंट। उसमें कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है। कैश अकाउंट कौन सा अकाउंट होता है? कैश अकाउंट इज अ रियल अकाउंट। बाकी ऑप्शन सोचना ही नहीं है, देखना ही नहीं है। ठीक है, तो कैश अकाउंट इज अ रियल अकाउंट। गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन, परचेज ऑफ मशीन शुड बी डेबिटेड। परचेज ऑफ मशीन शुड बी डेबिटेड, कहां डेबिट होगा? मशीनरी अकाउंट में जाएगा, गुड्स अकाउंट में जाएगा, प्लानेट लिखा है, सॉरी ये प्लांट होगा। चलो अगर ये प्लांट अकाउंट होता तो प्लांट अकाउंट में तो जाता ही नहीं है, आई एम सॉरी, ये प्लैनेट लिखा गया है, ये होगा प्लांट, PLANT, प्लांट अकाउंट। टाइपिंग एरर है, नन ऑफ दीज। तो प्लांट अकाउंट में नहीं जाएगा, ये गुड्स अकाउंट में नहीं जाएगा, ये जाएगा मशीनरी अकाउंट में, क्योंकि आपने क्या किया? परचेज ऑफ मशीन किया। अगर सिर्फ परचेजेस लिखा होता और मशीन या फर्नीचर कुछ नहीं लिखा होता तो हम उसे गुड्स की कैटेगरी में ले जाते, लेकिन क्योंकि परचेज ऑफ मशीन है, इट शुड बी डेबिटेड टू मशीनरी अकाउंट, राइट? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है मशीनरी अकाउंट। और लास्ट क्वेश्चन इज, कैपिटल अकाउंट इज। तो जो कैपिटल अकाउंट है वो कौन सा अकाउंट है? इट्स अ रियल अकाउंट, इट्स अ जनरल अकाउंट, इट्स अ पर्सनल अकाउंट और नन ऑफ दीज। तो कैपिटल अकाउंट इज अ पर्सनल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट कौन सा अकाउंट है? कैपिटल अकाउंट इज अ पर्सनल अकाउंट। ठीक है, इट्स नॉट ए रियल अकाउंट, इट्स नॉट ए जनरल अकाउंट, तो होता भी नहीं है, और नन ऑफ दीज नहीं। ठीक है, तो जब जनरल अकाउंट होता ही नहीं है तो जनरल अकाउंट वैसी लिस्ट से बाहर हो गया। रियल अकाउंट होता है और पर्सनल अकाउंट होता है, तो कैपिटल अकाउंट इज अ पर्सनल अकाउंट। ठीक है, 2 प्राइमरी क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर। 2 प्राइमरी क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की, कौन कौन सी है? आर ऑप्शन इज, फर्स्ट ऑप्शन इज understandability and materiality. Second option is irrelevancy and reliability. Third option is relevance and understandability. Fourth option is materiality and reliability. तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा relevancy and reliability, option B. Relevancy and reliability are 2 primary qualitative characteristics of financial statements. ठीक है, क्योंकि अगर मैं बात करूँ रिलेवेंस की, तो रिलेवेंसी जो होता है वो क्या होता है? द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट मस्ट बी रिलेवेंट टू द नीड्स ऑफ इट्स यूजर्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जा रही है वो उसके यूजर्स के लिए रिलेवेंट हो, मतलब की चीज हो। और रिलायबिलिटी का मतलब जिसपे वो भरोसा कर सके, मतलब रिलायबिलिटी में हम कह सकते हैं द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मस्ट बी रिलायबल एंड ट्रू। ठीक है, तो ये था पहला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, ऑन 31st December 2019 assets of the business are ₹3 lakh and its capital is ₹1 lakh. Its liabilities on that date will be। 31st December 2019 को हमारे बिजनेस के असेट्स 3 लाख रुपीस के थे। ठीक है, उसका कैपिटल 1 लाख रुपीस का था। उसकी लायबिलिटीज बताइए। तो आपको मालूम है ना, लायबिलिटीज इज इक्वल टू असेट्स माइनस कैपिटल। तो लायबिलिटीज इज इक्वल टू असेट्स माइनस कैपिटल।
तो लाइबिलिटीज इज इक्वल टू असेट्स हमारे पास कितने के हैं 3 लाख रुपीस के, और कैपिटल कितने का 1 लाख रुपए का, तो ऑप्शन क्या हो गया 2 लाख रुपीस। तो लाइबिलिटी कितने रुपए की हो गई 2 लाख रुपए की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। जो अगला क्वेश्चन है हमारा वो है द अकाउंटिंग प्रिंसिपल ऑफ मैचिंग इज बेस्ट डेमोन्स्ट्रेटेड बाय। जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल है मैचिंग का, अब मैचिंग का क्या प्रिंसिपल है, मैचिंग का प्रिंसिपल है जितना भी हमारे पास पैसा है उससे रिलेटेड खर्चे हैं, मतलब जो भी है रेवेन्यू उसी में हमारे सारे एक्सपेंसेस होते हैं, मतलब जितना इनकमिंग उतना आउटगोइंग है, जितना इनफ्लो है उतना आउटफ्लो है। तो ये मैचिंग कॉन्सेप्ट है। मैचिंग कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है कि जितना पैसा आएगा उतना खर्च हो जाएगा। तो ये जो प्रिंसिपल है अकाउंटिंग का वो हम कैसे बेस्ट अच्छी तरीके से डेमोन्स्ट्रेट करके बता सकते हैं। तो 4 ऑप्शन है हमारे पास। पहला ऑप्शन है नॉट रिकॉग्नाइज्ड एनी एक्सपेंस अनलेस सम रेवेन्यू इज रियलाइज्ड। ऐसा कुछ नहीं है, ये पहला ऑप्शन कह रहे हैं कि ये तब तक हम रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते जब तक हमारे पास कोई पैसा नहीं आता। देखिए कई बार ऐसा होता है कि लॉस में भी हमें खर्चे करने पड़ सकते हैं, ठीक है, तो हम अपना लॉस बढ़ा करके दिखा देते हैं। आपको मालूम होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम ऐसे ही करते हैं कि मान लीजिए अगर हमारा ग्रॉस लॉस से शुरुआत हुई बिजनेस की तो लॉस और बढ़ते चले जाते हैं। दूसरा ऑप्शन है एसोसिएटिंग एफर्ट्स दैट इज कॉस्ट विद अकम्प्लिशमेंट। तो ये क्वेश्चन का एकदम सही आंसर है, जहां पे हम जो भी हमारे कॉस्ट है उसको हम रेवेन्यू, रेवेन्यू का मतलब जो भी हमारे पास पैसा आ रहा है, कॉस्ट का मतलब जो भी हमारे खर्चे हैं, ये मैचिंग होता है। ठीक है, कॉस्ट का मतलब जो भी लागत आती है एक हिसाब से, तो रेवेन्यू का मतलब हमारे पास पैसे का इनफ्लो है और कॉस्ट का मतलब पैसे का आउटफ्लो है। तीसरा ऑप्शन रिकॉग्नाइजिंग प्रीपेड रेंट रिसीव्ड एज रेवेन्यू, नहीं, हम प्रीपेड रेंट, ये प्रीपेड रेंट है, अभी यूज किया ही नहीं है, ये तो हुआ ही नहीं अभी। स्टैब्लिशिंग अ रेवेन्यू फॉर पॉसिबल फ्यूचर मार्केट डिक्लाइन, अब ये फ्यूचर की बात छोड़ दीजिए, फ्यूचर मार्केट डिक्लाइन करेगा तो हम उसके लिए अभी से पैसे बचा करके रखें, हम कुछ एस्टिमेट करें, कुछ ये सारी चीजें नहीं। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज एसोसिएटिंग एफर्ट्स दैट इज कॉस्ट विद अकम्प्लिशमेंट दैट इज रेवेन्यू। तो ये मैचिंग हो गया, मैचिंग प्रिंसिपल, जहां पे हम अपने खर्चे को अपने इनकम से मैच करवा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है इकोनॉमिक लाइफ ऑफ एन एंटरप्राइज इज स्प्लिट इनटू द पीरियोडिक इंटरवल्स एज पर। जो किसी भी एंटरप्राइज का इकोनॉमिक लाइफ है उसे हम स्प्लिट करते हैं अलग अलग पार्ट्स में, कैसे, पीरियोडिकली, मैचिंग, गोइंग कंसर्न, अक्रूवल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा पीरियोडिकली। माफ कीजिएगा ये लाइन सीधी नहीं बन पा रही है, तो ठीक है, ये पीरियोडिकली। तो जो बिजनेस होता है पीरियोडिकली हम उसमें जो भी है पीरियोडिकली इंटरवल के ऊपर हम क्या करते हैं उसकी इकोनॉमिक लाइफ को चेक करते हैं ना। हर साल बैंक्स हर 3 महीने मतलब हर क्वार्टरली अपना वो अपने पूरी अकाउंटिंग बुक्स क्लोज करते हैं, फिर नई अकाउंटिंग शुरू करते हैं, क्योंकि उनमें हर रोज हजारों ट्रांजेक्शन्स होते हैं। तो ये पीरियोडिकली है और ये पीरियड्स वैरी करता है बिजनेस टू बिजनेस। ठीक है, द फंडामेंटल अकाउंटिंग इक्वेशन assets is equal to equities is the formal expression of, जो असेट है वो इक्विटी के बराबर है। ये किस चीज का फॉर्मल इक्वेशन है, ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट का, मैचिंग कॉन्सेप्ट का, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट का, और नन ऑफ दीज। असेट्स इक्विटीज के बराबर है, इट्स अ फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। ठीक है, ये मैचिंग कॉन्सेप्ट वाली बात नहीं है, इसमें गोइंग कंसर्न तो कोई मतलब ही नहीं है, वो बिजनेस से रिलेटेड है। ठीक है, नन ऑफ दीज भी नहीं होगा, इट इज ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट जहां पे असेट्स इज इक्वल टू इक्विटीज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड। इनमें से कौन से पेयर्स करेक्टली मैच्ड हैं। तो पहला मैचिंग है बिजनेस एंटिटी का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के साथ, दूसरा मैचिंग है स्टॉक वैल्यूएशन का कंसिस्टेंसी के साथ, तीसरा मैचिंग है कैपिटल का ड्राइंग के साथ, और चौथा मैचिंग है गोइंग कंसर्न का अजम्पशन के साथ। तो देखिए इस प्रश्न का सही आंसर बिजनेस एंटिटी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से नहीं है। ठीक है, तो पहला मैचिंग गलत है, स्टॉक वैल्यूएशन कंसिस्टेंसी होना चाहिए, कैपिटल ड्राइंग होना चाहिए, गोइंग कंसर्न इज एन अजम्पशन, बिल्कुल। तो इसका सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 2, 3, 4 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये करेक्ट कोड मैच किया गया है, बाकी फर्स्ट वन ही गलत हो गया, तो बाकी सब गलत हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेट वर्थ इज डिफरेंस बिटवीन। नेट वर्थ किन दो चीजों का डिफरेंस है। तो पहला ऑप्शन है टोटल एसेट्स और टोटल लाइबिलिटीज, नहीं। दूसरा ऑप्शन है टोटल एसेट्स एंड एक्सटर्नल लाइबिलिटीज। तो क्वेश्चन का सही आंसर है टोटल एसेट्स एंड एक्सटर्नल लाइबिलिटीज।
जिससे हमें नेटवर्थ पता चलता है बिजनेस का। टोटल लायबिलिटीज एंड टोटल एसेट्स नहीं, टोटल एसेट्स एंड करेंट लायबिलिटीज नहीं। तो क्वेश्चन का सही आंसर होगा टोटल एसेट्स और एक्सटर्नल लायबिलिटीज को जब हम माइनस करते हैं तो हमारे बिजनेस का नेटवर्थ पता चलता है। ठीक है, our next question is, if a business has a negative net worth, what does it signifies? अगर किसी बिजनेस में नेट वर्थ उसका नेगेटिव है तो ये क्या इंडिकेट करता है, क्या सिग्निफाई करता है? तो पहला ऑप्शन है टोटल एसेट्स आर मोर देन टोटल लायबिलिटीज। दूसरा ऑप्शन है एक्यूमुलेटेड लॉसेस आर मोर देन ओनर्स कैपिटल। ठीक है, तीसरा ऑप्शन है ह्यूज कैश लॉक्ड अप इन आइडल एसेट्स। और चौथा ऑप्शन है आउटसाइड लायबिलिटीज एक्सीड्स ओनर्स कैपिटल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा एक्यूमुलेटेड लॉसेस आर मोर देन ओनर्स कैपिटल। अगर हमारा नेटवर्थ नेगेटिव है, मतलब हमारा लॉस हद से ज्यादा हो चुका है, एक्यूमुलेटेड लॉसेस आर मोर देन ओनर्स कैपिटल, जो ओनर का कैपिटल है उसके कैपिटल से भी ज्यादा लॉस हो गया, तो दिस इज नेगेटिव नेटवर्थ। हमने कुछ कमाया नहीं, जो भी कमाया था वो पूरा गवा दिया, नेगेटिव में नेटवर्थ चले गई है, तो दिस इज एक्यूमुलेटेड लॉस आर मोर देन ओनर्स कैपिटल, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज allocating the cost of an asset over its useful life is an application of। किसी भी असेट का जो भी उसका यूजफुल लाइफ होता है उसके ऊपर उसका अगर कॉस्ट को हम एलोकेट करें, डिवाइड करें, तो इस एप्लीकेशन को हम क्या बोलेंगे? ऑप्शन है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, दूसरा ऑप्शन है मैचिंग कॉन्सेप्ट, तीसरा है अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट और चौथा है कॉस्ट कॉन्सेप्ट। ठीक है, कॉस्ट कॉन्सेप्ट की बात करूं, ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की बात होती है, यहां पे किसी भी यूनिट के पर यूनिट कॉस्ट की बात होती है, तो हम एक असेट की लाइफ की बात कर रहे हैं, तो ऑप्शन डी इज रॉन्ग। अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट हमें ये बताता है कि बिजनेस एक टाइम पीरियड के बाद खत्म होता है, मतलब उसकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज होती है, फिर नई बुक्स ऑफ अकाउंट्स शुरू होती है। ठीक है, तो अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट का मतलब हर एक टाइम पीरियड पे हम उसकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज करते हैं। मैचिंग कॉन्सेप्ट में डेबिट और क्रेडिट की बात करते हैं, कुछ डेबिट हो रहा है तो कुछ क्रेडिट हो रहा है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। क्योंकि हम जब भी कोई असेट खरीदते हैं तो हम लॉन्ग टर्म के लिए लेकर के चलते हैं, 10 साल के लिए असेट्स है, तो हम 10 साल से उसकी लाइफ से उसके पैसे प्राइस को हम डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि हम असेट को भी हम गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट में लेकर के जाते हैं और ये मानते हैं कि बिजनेस की लाइफ की तरह असेट की भी लाइफ गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट की तरह लॉन्ग लास्टिंग होगी, अनलिमिटेड लाइफ होगी। ठीक है, मतलब स्टार्टिंग में ये नहीं कहते ना कि 1 साल में ही इसकी लाइफ खत्म हो जाएगी या 1.5 साल में इसकी लाइफ खत्म हो जाएगी या कभी भी लाइफ खत्म हो सकती है, चाइना के प्रोडक्ट की तरह। ठीक है, तो उसकी भी लाइफ लंबे समय तक जाएगी, तो दिस इज गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट के बेसिस के ऊपर हम उसके कॉस्ट को उसके असेट की लाइफ के साथ एक्यूमुलेट कर लेते हैं, सॉरी एलोकेट कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, जो क्वेश्चन है हमारा दैट इज डैश आर द बेसिक अजम्पशंस और फंडामेंटल प्रोपोजिशंस concerning the economic, political and social environment within which accounting operates। ठीक है, इनमें से कौन से बेसिक assumptions हैं या fundamental propositions हैं which is concerned with the economic, political and social environment within which accounting operates, जिसमें accounting operate करता है। ऑप्शन 1 इज अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, दूसरा अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, तीसरा अकाउंटिंग कन्वेंशंस और चौथा है नन ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स आर द बेसिक अजम्पशंस और फंडामेंटल propositions concerning with the economic, political and social environment within which the accounting operates। ठीक है, तो ये अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है जो बेसिक assumptions हैं या फंडामेंटल propositions हैं जिसके बेसिस के ऊपर अकाउंटिंग ऑपरेट की जाती है। अगला क्वेश्चन है हमारा डैश इज बेस्ड ऑन रिलेवेंस, ऑब्जेक्ट एंड फीसिबिलिटी। ऑप्शन है हमारा अकाउंटिंग, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, बुक कीपिंग, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स। तो सही आंसर है हमारा अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स इज बेस्ड ऑन रिलेवेंस, ऑब्जेक्ट एंड फीसिबिलिटी, राइट। द टर्म कॉन्सेप्ट इंक्लूड्स दोस बेसिक assumptions upon which the science of accounting is based। जो टर्म कॉन्सेप्ट है ना उसी के ऊपर अकाउंटेंसी की पूरी साइंस है, मतलब बेस्ड है पूरी की पूरी तरीके से। तो बिल्कुल सही बात है, जो अकाउंटेंसी के जो कॉन्सेप्ट्स है ना वही एक हिसाब से अकाउंटेंसी के साइंस है जिसके ऊपर पूरी की पूरी अकाउंटेंसी की जाती है, राइट। तो ये ऑप्शन पहला इट इज टोटली ट्रू, मतलब
फॉल्स तो हो नहीं सकता। मोस्टली ट्रू क्या होता है और मोस्टली फॉल्स क्या होता है? देखिए, जब भी मोस्टली ट्रू या मोस्टली फॉल्स या पार्टली ट्रू या पार्टली फॉल्स आए तो उसे आप कृपया करके काट दें। ट्रू और फॉल्स ही में अपने आंसर को ढूंढने की कोशिश करें। या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। यहाँ पे फॉल्स नहीं है, इसका मतलब आंसर ट्रू है। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच कॉन्सेप्ट होल्ड्स दैट अ ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड एट द टाइम व्हेन इट टेक्स प्लेस एंड नॉट व्हेन सेटलमेंट टेक्स प्लेस? इनमें से कौन सा ऐसा कॉन्सेप्ट है जो ये बताता है कि जब भी हम कोई ट्रांजेक्शन बिजनेस में करते हैं तभी हम उसकी एंट्री कर लेते हैं, ना कि तब जब उसको पूरा सेटल किया जाता है? तो ऑप्शन है हमारा वेरीफाइबल ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट। देखिए, वेरीफाइबल ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट जो होता है ना, वो एविडेंस की बेसिस के ऊपर होता है, जहां पे हम बिल्स दिखाते हैं, इनवॉइसेस दिखाते हैं, डॉक्यूमेंट्स दिखाते हैं और वेरीफाई कराते हैं। तो पहला ऑप्शन गलत है। दूसरा है मैचिंग कॉन्सेप्ट, तीसरा है अक्रूवल कॉन्सेप्ट और चौथा है रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट। अगर मैंने आपको उधार में कोई सामान दिया है तो मैं उसकी एंट्री करूंगा, क्योंकि मैं रिकॉग्नाइज करूंगा ना कि मैंने आपको कितने वैल्यू का कोई सामान सेल ऑफ किया है, उसको मैं कहीं ना कहीं रिकॉर्ड तो करूंगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन, द हिस्टोरिकल कॉस्ट रिप्रेजेंट्स द। देखिए, हिस्टोरिकल कॉस्ट का मतलब ये होता है कि जब आपने कोई एसेट्स लिया था, एक्वायर किया था, तो उस टाइम उसकी कॉस्ट क्या थी? तो पहला ऑप्शन है एक्विजिशन प्राइस ऑफ असेट, दूसरा ऑप्शन है करंट वैल्यू ऑफ असेट। बिल्कुल नहीं, हिस्टोरिकल का मतलब विच इज रिलेटेड टू हिस्ट्री, और इतिहास में जाकर के जब आपने पास्ट में जब आपने कोई एसेट लिया था तो हम उसकी बात करेंगे, तो करंट वैल्यू तो आएगी नहीं। ऑप्शन सी इज रियलाइज्ड वैल्यू ऑन द सेल ऑफ। रियलाइज का मतलब आप फ्यूचर की बात कर रहे हैं, तो हिस्ट्री इज नॉट फ्यूचर, इट इज पास्ट। ठीक है, डिस्काउंटेड वैल्यू ऑफ नेट कैश इनफ्लो जनरेटेड ड्यूरिंग लाइफ ऑफ एन एसेट। डिस्काउंटेड वैल्यू भी नहीं होता। ठीक है, तो ऑप्शन 1 दैट इज एक्विजिशन प्राइस ऑफ एसेट इज द करेक्ट आंसर फॉर द हिस्टोरिकल कॉस्ट। ठीक है, एक्विजिशन प्राइस मतलब जितने में आपने एक्वायर किया था। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है, इन इंडिया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड दैट इज AS इशूड बाय। भारत के अंदर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन इशू करता है? चार ऑप्शन है, IASB, ICAI, ICSI, IDBI। IDBI इज अ बैंक, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, तो IDBI इज रॉन्ग। फर्स्ट ऑप्शन इज IASB। IASB इज इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। तो भारत के अंदर इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड भी नहीं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स देता है। सही आंसर होगा ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। और ICSI CS कंपनी सेक्रेटरी के लिए होता है, ये लॉज में डील करते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स नहीं बनाते। तो इंडिया के अंदर जो चार्टर्ड अकाउंटेंसी का कोर्स कराते हैं ICAI, वही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इशू करते हैं। ठीक है, इंडिया के अंदर। अगला क्वेश्चन, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर मैंडेटरी टू फॉलो फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स किसको फॉलो करना बहुत जरूरी है? पार्टनरशिप फर्म को, सोल प्रोप्राइटर को, कॉर्पोरेट बॉडी को, या नन ऑफ दीज? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा कॉर्पोरेट बॉडी। ठीक है, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वाज रिप्लेस्ड बाय अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26? कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 से रिप्लेस किया गया था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 8। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 8 को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 के साथ रिप्लेस किया गया था। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के ऊपर भी मैं वीडियोस बहुत जल्द अपलोड करूंगा, तो अगर आपको वीडियो चाहिए तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं जितने भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं ना, इंडिया के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, उसके ऊपर एक स्पेसिफिक वीडियो बना करके अपलोड कर दूंगा, ताकि आप उस वीडियो को समझ सकें अच्छी तरीके से कि कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में क्या चीज मेंशन की गई है। ठीक है, अगर आप चाहते हैं तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 गिव्स एम्फेसिस ऑन। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 किस चीज के ऊपर एम्फेसाइज कर रहा है? डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग, full disclosure of accounting principles followed, the effect of changes in foreign exchange rate, और चौथा है accounting of fixed assets। तो करेक्ट आंसर है इसका the effect of changes in foreign exchange rates। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 एम्फेसाइज करता है the effect of changes in foreign exchange rate। ठीक है, तो हमारा अगला क्वेश्चन है, द फुल फॉर्म ऑफ IASB इज। तो हमें मालूम है कि IASB का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। IASB इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड को कहा जाता है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज नॉट हैविंग द करेक्ट टाइटल? इनमें से कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है जिसके पास करेक्ट टाइटल नहीं है? तो ऑप्शन 1 इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 22, अकाउंटिंग फॉर टैक्सेस एंड इनकम, ये सही है आंसर। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 20, अर्निंग पर शेयर, ये भी सही है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 24, अकाउंटिंग फॉर बोरोइंग्स, तो ये हमारा सही आंसर है कि क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 24, अकाउंटिंग फॉर बोरोइंग्स is one of the following accounting standard which is not having the correct title, तो accounting standard 24 is the correct answer। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, accounting standard 2 provides that inventories should be valued at। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 क्या प्रोवाइड करा रहा है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 कह रहा है कि इन्वेंट्रीज जो है उसे हम कैसे वैल्यू करेंगे? ऑप्शन 1 इज लोअर ऑफ हिस्टोरिकल कॉस्ट एंड नेट रियलाइजेबल वैल्यू, दूसरा ऑप्शन lower of historical cost and market value, तीसरा ऑप्शन only estimated selling price, चौथा ऑप्शन all of the above three। देखिए all of the above three नहीं हो सकता क्योंकि तीनों बातें अलग अलग हैं और बहुत अलग है, जमीन आसमान का अंतर है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन ये कह रहे हैं कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 प्रोवाइड इन्वेंट्रीज शुड बी वैल्यूड एट, ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, लोअर ऑफ हिस्टोरिकल कॉस्ट एंड नेट रियलाइजेबल वैल्यू। जो हिस्टोरिकल कॉस्ट है या जो नेट रियलाइजेबल वैल्यू है, मतलब लोअर ऑफ हिस्टोरिकल कॉस्ट एंड नेट रियलाइजेबल वैल्यू, ठीक है, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 इसमें डील करता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वाज रिटन पॉलिसी डॉक्यूमेंट इशूड बाय dash covering the aspect of recognition, treatment, measurement, presentation and disclosure of accounting transactions and events in the financial statement। तो इसका ऑप्शन है एक्सपर्ट अकाउंटिंग बॉडी, गवर्नमेंट, अदर रेगुलेटरी बॉडी, ए और बी और सी। मतलब क्वेश्चन समझिएगा कि जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, मतलब वॉज रिटन पॉलिसी डॉक्यूमेंट इशूड बाय, तो इशू कौन करता है इसको इशू करता है एक्सपर्ट अकाउंटिंग बॉडी। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को गवर्नमेंट इशू नहीं करती, अदर रेगुलेटरी बॉडी इशू नहीं करती, क्योंकि हमारे पास एक्सपर्ट अकाउंटिंग बॉडी है, तो इसे इशू करने वाली एक्सपर्ट अकाउंटिंग बॉडी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, द पर्पस ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज टू, जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है उसका पर्पस क्या है? हार्मोनाइज अकाउंटिंग पॉलिसीज, एलिमिनेट द नॉन कंपैरेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तीसरा इंप्रूव द रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और चौथा ऑल ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। जो पर्पस है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का वो हार्मोनाइज करना अकाउंटिंग पॉलिसीज को, एलिमिनेट करना नॉन कंपेरेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, और इंप्रूव करना रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को। तो ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर फॉर द पर्पस ऑफ एन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अगला क्वेश्चन है हमारा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स रिफर्स टू स्पेसिफिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, specific accounting methods of applying those principles, both A and B and none of the above। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा both A and B। Accounting standards refers to accounting principles and methods of applying those principles। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा both A and B। The erection of plant should be debited to। हमारा पहला क्वेश्चन है कि अगर प्लांट इन मशीनरी है, प्लांट है, उसका जो एरेक्शन है, एरेक्शन का मतलब यहाँ पे है कि हम कुछ नए प्लांट्स भी असेंबल कर सकते हैं या प्लांट के साइज को बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, तो जो एरेक्शन है प्लांट इन मशीनरी का, उसे हम कहाँ डेबिट करेंगे? तो हमारे चार ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन है एस्टैब्लिश्ड अकाउंट, दूसरा ऑप्शन है सन्ड्री एक्सपेंसेस अकाउंट, तीसरा ऑप्शन है प्लांट अकाउंट, और चौथा ऑप्शन है एसेट्स मेंटेनेंस अकाउंट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा प्लांट अकाउंट। हम इसे प्लांट अकाउंट में क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, परचेज अकाउंट इज, जो परचेज अकाउंट है वो क्या है? इट्स अ रियल अकाउंट, इट्स अ पर्सनल अकाउंट, इट्स अ नॉमिनल अकाउंट, और नन ऑफ दीज। देखिए तीन तरीके के अकाउंट होते हैं, रियल, पर्सनल, नॉमिनल। तो परचेज अकाउंट कौन सा अकाउंट है? तो परचेज अकाउंट किस कैटेगरी में जाता है? परचेज अकाउंट रियल अकाउंट की कैटेगरी में जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट इज, हमारे चार ऑप्शन हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नन ऑफ दीज। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट का मतलब, आउटस्टैंडिंग का मतलब ये होता है जो
बकाया है, जो ड्यू है, जिसे हमें पे करना है, जो बाकी है अभी, ठीक है, जो अभी पे ऑफ नहीं हुआ है, तो आउटस्टैंडिंग जो खर्चे हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल इज आउटस्टैंडिंग, मतलब हमें बिल भरना था, ड्यू हो गया, लेकिन अभी हमने भरा नहीं है, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं जिसे अभी हमें पे ऑफ करना बाकी है। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस किस अकाउंट की कैटेगरी में जाता है? वो इनकम एक्सपेंडिचर में जाता है, पर्सनल अकाउंट में जाता है, रियल अकाउंट में जाता है, नन ऑफ दीज। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, बाय व्हाट नेम इज द इंक्रीज इन कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर नोन? जब ईयर के लास्ट में अगर कैपिटल इंक्रीज हो जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? हमारा ऑप्शन है प्रॉफिट, ड्रॉइंग, लॉस और कैपिटल। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा प्रॉफिट। अब प्रॉफिट क्यों कहा गया? देखिए, ड्रॉइंग का मतलब ये होता है कि कोई भी चीज अगर आपने अपने पर्सनल यूज के लिए अपने बिजनेस में से निकाल ली है तो उसे हम ड्रॉइंग कहते हैं, चाहे वो कोई गुड्स है या कैश है। तो ड्रॉइंग्स नहीं हो सकता, क्योंकि ड्रॉइंग का मतलब आपने पर्सनल यूज के लिए कोई चीज निकाला है। यहां पे क्वेश्चन में बोल रहे हैं इंक्रीज इन कैपिटल, तो इंक्रीज इन कैपिटल में तो लॉस होगा नहीं, और इंक्रीज इन कैपिटल में कैपिटल भी नहीं होगा, क्योंकि कैपिटल इज द सम ऑफ मनी विच इज इनिशियली इन्वेस्टेड इन बिजनेस। इन्होंने सवाल में पूछा था कि अगर हमारा कैपिटल साल के अंत में बढ़ जाता है तो उसे हम क्या बोलेंगे? तो उसे हम बोलेंगे प्रॉफिट। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है, सेलेक्ट एक्सपेंडिचर फ्रॉम द फॉलोइंग। हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं, इसमें से हमें क्या करना है? हमें एक्सपेंडिचर ढूंढ करके निकालना है कि इनमें से कौन से एक्सपेंडिचर है, कौन से खर्चे हैं। तो हमारे 4 ऑप्शन हैं, बिल्डिंग, बैंक लोन, इन्वेस्टमेंट एंड सैलरीज। तो देखिए, बैंक लोन हमने पैसा लिया है उधार, ये हमारा खर्चा नहीं है। इन्वेस्टमेंट में भी पैसा हमने जमा किया है, वो हमारा खर्चा नहीं है। लेकिन बिल्डिंग और सैलरीज में से कोई ना कोई एक ऐसा आंसर है जहां पे हम दिखा सकते हैं कि यह हमारा एक्सपेंडिचर है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है बिल्डिंग। बिल्डिंग इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। बिल्डिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर की कैटेगरी में आता है। सैलरीज भी, सैलरीज एक हिसाब से हम ये कहते हैं कि एक्सपेंसेस की कैटेगरी में आता है। अरे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम डिबेट करके दिखाते हैं, तो कंफ्यूजिंग है। बिल्डिंग भी हो सकता है, सैलरीज भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे हम बिल्डिंग लेकर के चलेंगे क्योंकि इट्स अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो क्वेश्चन था सेलेक्ट एक्सपेंडिचर फ्रॉम द फॉलोइंग। बिल्डिंग को हम कैपिटल एक्सपेंडिचर मानेंगे तो ये थोड़ा सटीक बैठ रहा है, ये थोड़ा एक्यूरेट बैठ रहा है, इसलिए हम बिल्डिंग एक्सपेंडिचर लेकर के चलेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, ड्रॉइंग अकाउंट इज, जो ड्रॉइंग अकाउंट होता है वो क्या है? देखिए, ड्रॉइंग का मतलब समझिएगा। ड्रॉइंग का मतलब ये होता है कि अगर कोई प्रोपराइटर अपने ही बिजनेस में से कैश या कैश के वर्थ का कोई गुड्स, मतलब कैश विड्रॉ कर लेता है पर्सनल यूज के लिए, या उसने कोई चीज परचेज करके रखी है फर्दर सेल करने के लिए, वो परचेज आइटम अपने पर्सनल यूज के लिए अगर वो निकाल लेता है तो उसे हम ड्राइंग कंसिडर करते हैं। तो ड्राइंग अकाउंट कौन सा अकाउंट होता है? इट्स अ रियल अकाउंट, इट्स अ पर्सनल अकाउंट। ठीक है, इट्स इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट और ऑल ऑफ द अबव। तो ड्राइंग अकाउंट को हम पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में लेकर के जाते हैं। ड्राइंग अकाउंट इज अ पर्सनल अकाउंट, जहां पे बिजनेस का जो प्रोपराइटर है, बिजनेस का जो मालिक है, वो बिजनेस का कैश या कुछ सामान अपने पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ कर लेता है। तो इट्स अ ड्राइंग विच इज अ पर्सनल अकाउंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, विच इज द करेक्ट इक्वेशन? हमारे पास 4 ऑप्शन है और इसमें से कौन सा सही इक्वेशन है? पहला, आउटसाइड इक्विटी प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल एसेट। दूसरा ऑप्शन है असेट प्लस ओनर्स इक्विटी इज इक्वल टू आउटसाइड लायबिलिटी। तीसरा ऑप्शन है ओनर्स इक्विटी प्लस आउटसाइड लायबिलिटी इज इक्वल टू टोटल असेट्स। और चौथा है ओनर्स इक्विटी प्लस असेट इज सॉरी ओनर्स इक्विटी इज इक्वल टू, यहां पे इज इक्वल टू है, ओनर्स इक्विटी इज इक्वल टू असेट्स प्लस लायबिलिटी। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, जहां ओनर्स इक्विटी प्लस आउटसाइड लायबिलिटी टोटल असेट्स की कैटेगरी में चला आता है। ओनर्स इक्विटी का मतलब ये हो गया, ये शेयर्स की बात कर रहा है। ओनर्स इक्विटी का मतलब ओनर्स का खुद का पैसा, प्लस आउटसाइड लायबिलिटी, जो आपने बाहर से डेट्स ले रखे हैं, कर्ज ले रखा है, उधार ले रखा है, लोन ले रखा है, इन दोनों को जब हम टोटल कर देंगे ना तो ये टोटल असेट्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये करेक्ट इक्वेशन है। अगला क्वेश्चन है हमारा, ओनर्स इक्विटी स्टैंड्स फॉर। ओनर की जो इक्विटी होती है उसे हम क्या कहते हैं, मतलब वो क्या है, उसका फॉर्मूला क्या है?
तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है हमारे पास। पहला फॉर्मूला है फिक्स्ड असेट्स माइनस फिक्स्ड लायबिलिटीज, दूसरा फिक्स्ड असेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, तीसरा करंट असेट्स माइनस फिक्स्ड लायबिलिटीज, और लास्ट वन इज टोटल असेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज। तो ओनर्स इक्विटी इज इक्वल टू टोटल असेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज। ठीक है, तो ओनर्स इक्विटी कैसे पता चलता है? जो भी हमारे टोटल एसेट्स हैं उसमें से हमने जो भी उधार ले रखा है उसको माइनस कर देंगे तो ओनर्स की इक्विटी मिल जाएगी हमें। तो ओनर्स इक्विटी इज इक्वल टू टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, डेबिट वर्ड हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड डेबेर व्हिच मींस। डेबिट वर्ड एक लैटिन वर्ड डेबेर से आया है जिसका मतलब क्या होता है? 4 ऑप्शन है, टू ओ, टू गिव, टू टेक और टू बोरो। तो डेबिट का मतलब होता है टू ओ। ठीक है, तो डेबिट वर्ड डेबेर वर्ड का मतलब होता है टू ओ। ठीक है, वहां से वर्ड हमारे पास दे रहा है वो कर गया है जिसे हम डेबिट कंसिडर करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, द अमाउंट ऑफ ओनर्स इक्विटी इन अ बिजनेस इज नॉट अफेक्टेड बाय। ठीक है, जो अमाउंट है बिजनेस इक्विटी का वो किस चीज से नहीं इफेक्ट होता? हमारे पास 4 ऑप्शन है जिसमें से एक ऑप्शन ऐसा है जिससे कोई फर्क नहीं पड़ता ओनर्स इक्विटी को। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट मेड इन द बिजनेस बाय ओनर्स। ठीक है, दूसरा परसेंटेज ऑफ टोटल असेट्स हेल्ड इन कैश। ठीक है, तीसरा ऑप्शन है द अमाउंट ऑफ डिविडेंड पेड टू स्टॉक होल्डर्स। चौथा ऑप्शन है द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होना चाहिए द परसेंटेज ऑफ टोटल असेट्स हेल्ड इन कैश। बिजनेस में कितना कैश में पैसा है इससे टोटल जो इक्विटी होल्डर्स है ना उसको क्या फर्क पड़ता है? उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बिजनेस के पास कैश में पैसा है नहीं है, सारा पैसा कैश में, ओनर्स की इक्विटी को कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, द परसेंटेज ऑफ टोटल असेट्स हेल्ड इन कैश। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, what will be the accounting entry for mailing a check for 9,950 to Dr. Kiran in full settlement of 10,000 rupees? डॉक्टर किरण से हमने 10,000 रुपए का कोई सामान खरीदा और 9,950 रुपए में फुल सेटल कर लिया। 50 रुपए का मतलब हमें क्या मिल गया? एक हिसाब से 50 रुपए का हमें डिस्काउंट मिल गया। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? देखिए, डॉक्टर किरण से हमने 10,000 रुपए का सामान खरीदा था, वो हमें शो करना पड़ेगा। जिस हिसाब से पहला ऑप्शन टोटली गलत है। ठीक है, पहला ऑप्शन हमने टोटली गलत कर दिया क्योंकि 10,000 भी तो हमें दिखाना पड़ेगा कि डॉक्टर किरण से हमने 10,000 रुपए के सामान खरीदे। दूसरा जो ऑप्शन है हमारा, किरण डेबिट टू बैंक 10,000 रुपीज, किरण डेबिट 10,000 टू बैंक 10,000 रुपीज, लेकिन हमारा सेटलमेंट अकाउंट तो 9,950 का है, वो हम क्यों नहीं शो कर रहे इसमें? तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो गया। अब बचे 2 ऑप्शन। अब जैसा कि मैंने कहा कि 10,000 का सामान खरीदा, हमें 50 रुपए का डिस्काउंट मिला और 9,950 में हमने फुल सेटल कर लिया। तो या तो ऑप्शन सी होगा या तो ऑप्शन डी होगा। अब यहां पे बात आती है कि हमें डिस्काउंट कौन दे रहा है? हम डिस्काउंट दे रहे हैं कि किरण डिस्काउंट दे रही है? तो यहां पे हमें 50 रुपीज का डिस्काउंट देने वाली किरण है। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, जहां पे आएगा किरण डेबिट 10,000 रुपीज टू बैंक 9,950 टू डिस्काउंट 50 रुपीज। ठीक है, अगर हम डिस्काउंट दे रहे होते तो इसे हम डेबिट करके दिखाते, लेकिन क्योंकि सामने वाली पार्टी की तरफ से हमें डिस्काउंट मिला है तो हम उसे क्रेडिट साइड में दिखाएंगे। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। किरण डेबिट 10,000 टू बैंक अकाउंट, मतलब उसे पे कितना किया हमने? 9,950 टू डिस्काउंट 50 रुपीज। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ प्रिपेयरिंग अ जर्नल इज। जो मेन ऑब्जेक्ट है जर्नल को प्रिपेयर करने का वो क्या होता है? 4 ऑप्शन है हमारे। टू एसरटेन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस, बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए हम जर्नल बनाते हैं। अच्छा, सेकंड ऑप्शन है टू जर्नल द कैश ट्रांजैक्शंस, बिजनेस में जो भी कैश ट्रांजैक्शन हो रहे हैं उसके लिए जर्नल। देखिए, बिजनेस में जरूरी नहीं है सारे ट्रांजैक्शन कैश ट्रांजैक्शन हो, और जरूरी नहीं है कि सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन की हम जर्नल एंट्री करें। तो बिजनेस में जितने ट्रांजैक्शन होते हैं, बिजनेस के अंदर जितने ट्रांजैक्शन होते हैं सबको जर्नलाइज करते हैं। तो ऑप्शन बी तो पहले ही गलत हो गया। ठीक है, ऑप्शन सी, टू मेक पोजीशन इन द लेजर, सॉरी, हाँ राइट, टू मेक पोजीशन, एक्चुअली पोस्टिंग होता है लेजर में। टू मेक पोस्टिंग इन द
सॉरी पोजीशन इन द लेजर, तो लेजर में पोजीशन पॉसिबल है, लेकिन इसीलिए हम सिर्फ जर्नल एंट्री नहीं करते। अगला, टू रिकॉर्ड द बिजनेस ट्रांजेक्शंस फर्स्ट ऑफ ऑल। देखिए ये फोर्थ ऑप्शन भी सही हो सकता है, पहला टू एसरटेन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस, तो जर्नल एंट्री से फाइनेंशियल पोजीशन आप जान नहीं सकते उसको, उसके लिए बाकी के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं ना वो बनाने पड़ते हैं। तो क्वेश्चन है हमारा कि मेन ऑब्जेक्ट क्या है जर्नल बनाने का, तो मेन ऑब्जेक्ट है टू रिकॉर्ड द बिजनेस ट्रांजेक्शंस फर्स्ट ऑफ ऑल, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द अकाउंट इज डेबिटेड, इनमें से कौन से अकाउंट को हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। चार ऑप्शन है, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, दूसरा ऑप्शन है बैंक लोन, तीसरा है प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम, और चौथा ऑप्शन है रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम को हम डेबिट करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, बैंक ओवरड्राफ्ट अकाउंट इज, देखिए बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है कि जो बिजनेसमैन होते हैं, जो करंट अकाउंट होल्डर्स होते हैं, देखिए करंट अकाउंट जो होता है ना वो सिर्फ बिजनेस के नाम पे खुलता है, तो जो करंट होल्डर्स होते हैं ना, करंट अकाउंट के होल्डर्स, उनको एक फैसिलिटी मिलती है बैंक की तरफ से, बैंक ओवरड्राफ्ट। और बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब ये होता है कि अगर आपके बैंक अकाउंट में बैलेंस जीरो हो गया तो आपको एक लिमिट मिलती है एडिशनल विड्रॉ करने की फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, तो उसे हम बैंक ओवरड्राफ्ट की बात करते हैं, उसे बैंक ओवरड्राफ्ट कहते हैं। तो बैंक ओवरड्राफ्ट कौन सा अकाउंट होता है, इट्स अ पर्सनल अकाउंट, इट्स अ रियल अकाउंट, इट्स अ नॉमिनल अकाउंट और ऑल ऑफ द अबव। तो ऑल ऑफ द अबव कभी नहीं हो सकता क्योंकि तीन अलग अलग टाइप के अकाउंट्स होते हैं, तो इट्स अ पर्सनल अकाउंट, तो बैंक ओवरड्राफ्ट अकाउंट इज अ पर्सनल अकाउंट, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कंसिडर द फॉलोइंग एडजस्टिंग एंट्रीज, हमें क्या करना है कि हमें कंसिडर करना है फॉलोइंग एडजस्टिंग एंट्रीज, हमें बताना है कि कौन सा सही है। इसमें ऑप्शंस नहीं लिखे हैं, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से ऑप्शंस सही हैं, ठीक है। तो पहला है हमारा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की एंट्रीज। देखिए हमारे पास चार ऑप्शन है, चारों में से कोई एक भी सही हो सकता है, दो भी सही हो सकते हैं, तीन भी सही हो सकते हैं, चार भी सही हो सकते हैं, तो हम देखते हैं कि कौन से सही है, ठीक है। तो पहला जो इन्होंने बोला है कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के लिए हम एंट्री करते हैं एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट, क्या ये एंट्री सही है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है हमारा प्रीपेड एक्सपेंसेस के लिए हम एंट्री करते हैं एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये एंट्री गलत है क्योंकि प्रीपेड एक्सपेंसेस में प्रीपेड एक्सपेंसेस डेबिट हो जाता है, तो इसकी एंट्री होगी प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस अकाउंट। पहला ऑप्शन सही है जहां पे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के लिए एंट्री होती है एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट, ठीक है। दूसरा वाला गलत था क्योंकि प्रीपेड एक्सपेंसेस की जो जनरल एंट्री की गई है वो बिल्कुल गलत है। तीसरा जो ऑप्शन है हमारा दैट इज इनकम अर्न एंड नॉट रिसीव, आपने इनकम अर्न किया लेकिन उसे आपने रिसीव नहीं किया, तो आउटस्टैंडिंग इनकम तो हो नहीं सकता। अच्छा ठीक है, अगर आउटस्टैंडिंग भी होता है तो इसकी जर्नल एंट्री गलत है क्योंकि इसकी जर्नल एंट्री इन्होंने दी है इनकम अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग इनकम अकाउंट, यहां पे होगा आउटस्टैंडिंग इनकम टू इनकम अकाउंट, ठीक है, आउटस्टैंडिंग इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम अकाउंट, तो ये ऑप्शन भी गलत है। चौथा ऑप्शन हमारा है इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, अगर आपको एडवांस में इनकम रिसीव हो रही है तो क्या आप लिखेंगे इनकम अकाउंट डेबिट टू प्रीपेड इनकम अकाउंट, तो ये चौथा ऑप्शन भी सही है। तो इनमें से जो हमारे सही आंसर्स हैं वो ऑप्शन ए भी सही है और ऑप्शन डी भी सही है। तो अगर आपके क्वेश्चन में अगर आपको ऑप्शन मिलता है ना कि फर्स्ट एंड फोर्थ आर करेक्ट, तो उस हिसाब से ऑप्शन फर्स्ट एंड ऑप्शन फोर्थ आर करेक्ट, ठीक है। ऑप्शन सेकेंड एंड थर्ड इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिक्टिशियस एसेट, इनमें से कौन सा फिक्टिशियस एसेट की कैटेगरी में नहीं आता है। तो पहला ऑप्शन है एक्यूमुलेटेड लॉसेस, दूसरा ऑप्शन है डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर्स, तीसरा है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और चौथा है प्रीपेड रेंट। तो अगर हम फिक्टिशियस एसेट्स की बात करें तो प्रीपेड रेंट हमारा फिक्टिशियस एसेट नहीं है, बाकी एक्यूमुलेटेड लॉस हमारे फिक्टिशियस एसेट्स हैं, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर एंड डिवेंचर है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, लेकिन प्रीपेड रेंट हमारा फिक्टिशियस एसेट की कैटेगरी में नहीं आता है, इट इज नॉट अ फिक्टिशियस एसेट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिटेन्ड अर्निंग इज क्लासिफाइड एज, रिटेन्ड अर्निंग को क्या क्लासिफाई किया गया है, तो हमारे ऑप्शन है रेवेन्यू, ओनर्स फंड,
असेट्स और लायबिलिटीज। देखिए रिटेन्ड अर्निंग प्रॉफिट का वो हिस्सा होता है जिसे जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने पास रख लेता है, रिटेन कर लेता है, ठीक है। तो रिटेन अर्निंग अनडिविजिबल प्रॉफिट को भी कंसिडर किया जाता है। तो रिटेन अर्निंग रेवेन्यू होता है, ओनर्स फंड होता है, असेट होता है कि लायबिलिटी होती है। तो ये किस कैटेगरी में क्लासिफाई होता है? ये ओनर्स फंड की कैटेगरी में क्लासिफाई होता है रिटेन्ड अर्निंग, ठीक है, क्योंकि इट्स नॉट अ रेवेन्यू, इट इज नॉट अ एसेट, इट इज नॉट अ लायबिलिटी, इट्स ओनर्स फंड, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्योंकि ओनर्स फंड जो शेयर है उसी की, वहीं से तो हम रिटेन अर्निंग करते हैं, वहीं से तो हम पैसे कमाते हैं। ये वाले रिटेन अर्निंग ओनर्स फंड की कैटेगरी में आता है, ओनर्स फंड से ही हम रिटेन अर्निंग अर्न करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, इंटरेस्टेड ऑन कैपिटल ऑफ द प्रोपराइटर इज डेबिटेड टू। ये इंटरेस्टेड नहीं होगा, ये इंटरेस्ट होगा, सॉरी क्वेश्चन गलत, ये टाइपिंग एरर है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ प्रोपराइटर इज डेबिटेड टू। जो इंटरेस्ट है कैपिटल पे मिला है वो प्रोपराइटर के किस अकाउंट में हम डेबिट करेंगे? तो पहला ऑप्शन है हमारा प्रोपराइटर्स कैपिटल अकाउंट, दूसरा है इंटरेस्ट अकाउंट, तीसरा है प्रोपराइटर्स पर्सनल अकाउंट, चौथा है कैश अकाउंट। तो क्योंकि ये इंटरेस्ट है और प्रोपराइटर को मिल रहा है तो ये इंटरेस्ट अकाउंट की कैटेगरी में जाएगा और इंटरेस्ट अकाउंट को हम क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, द बुक इन विच ऑल द अकाउंट्स आर ओपन्ड इज कॉल्ड। जिस बुक में सारे अकाउंट खोले जाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? मतलब उसमें सारे अकाउंट्स बनाए जाते हैं। इट्स अ परचेज बुक, इट्स अ कैश बुक, इट्स सेल्स बुक और लेजर। तो आपको मालूम है लेजर में सारे अकाउंट्स बनाए जाते हैं, सारे अकाउंट्स खोले जाते हैं, जहां पे हम सारे अकाउंट्स के बारे में जान सकते हैं। तो लेजर इज अ बुक इन विच ऑल द अकाउंट्स आर ओपन, ठीक है। अगला क्वेश्चन, पोस्टिंग मीन्स द रिकॉर्डिंग ऑफ अ ट्रांजेक्शन। अब पोस्टिंग का मतलब होता है ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना। अब चार ऑप्शन है, इन एनी टू अकाउंट्स, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है ऑन द डेबिट साइड ऑफ एन अकाउंट रिलेटेड टू दैट ट्रांजेक्शन। तीसरा ऑप्शन है ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ एन अकाउंट रिलेटेड टू दैट ट्रांजेक्शन। और चौथा है ऑन द प्रॉपर साइड ऑफ टू अकाउंट रिलेटेड टू दैट ट्रांजेक्शन। तो इसके लिए ऑप्शन डी इज करेक्ट, क्योंकि सही जगह पे आपको उसे पोस्ट करना जरूरी है, बाकी तीन ऑप्शन गलत हैं हमारे। अगला क्वेश्चन है हमारा, नॉर्मली द फॉलोइंग अकाउंट्स आर बैलेंस्ड। नॉर्मली इनमें से कौन से अकाउंट को बैलेंस किया जाता है? तो पहला ऑप्शन है हमारा पर्सनल अकाउंट्स एंड नॉमिनल अकाउंट्स। पर्सनल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट को बैलेंस किया जाता है क्या? दूसरा ऑप्शन है रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। तीसरा ऑप्शन है पर्सनल अकाउंट और रियल अकाउंट। और चौथा ऑप्शन है हमारा ऑल द अकाउंट्स। तो इस क्वेश्चन में सही जवाब होगा पर्सनल अकाउंट और रियल अकाउंट को एक्चुअली में क्या किया जाता है? बैलेंस किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, जर्नल एंड लेजर रिकॉर्ड्स ट्रांजैक्शंस इन। जर्नल और लेजर कहां पे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, मतलब कैसे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं? तो चार ऑप्शन है, अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एंड एनालिटिकल ऑर्डर रिस्पेक्टिवली। देखिए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब क्या होता है? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब होता है डेट वाइज और टाइम के हिसाब से। जो सुबह 9 बजे हुआ उसे सुबह 9 बजे हम उसकी एंट्री करेंगे, जो 10 बजे हुआ 10 बजे एंट्री होगी। इट्स अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। एनालिटिकल का मतलब एनालिसिस के हिसाब से, ठीक है। तो जर्नल और लेजर की जो ट्रांजेक्शन है वो कैसे रिकॉर्ड होते हैं? पहला ऑप्शन है अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एंड एनालिटिकल ऑर्डर रेस्पेक्टिवली। पहले क्रोनोलॉजिकली करेंगे फिर एनालिटिकली करेंगे। दूसरा कह रहे हैं पहले एनालाइज करेंगे, एनालिटिकल ऑर्डर में करेंगे, फिर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में करेंगे। क्यों भैया, ये तो गलत है सीधा सीधा। तीसरा कह रहे हैं सिर्फ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में करेंगे। और चौथा कह रहे हैं सिर्फ एनालिटिकल ऑर्डर में करेंगे। हमारा ऑप्शन ए सही है। रीजन क्या है कि क्वेश्चन में बोल रहे हैं जर्नल और लेजर के जो रिकॉर्ड्स हैं, तो पहले जर्नल की जो रिकॉर्डिंग होती है वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होती है और लेजर की जो रिकॉर्डिंग होती है वो एनालिटिकल के हिसाब से होती है। तो हमारा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा, लेजर बुक इज पॉपुलरली नोन एज। लेजर बुक पॉपुलरली किस नाम से जाना जाता है? ओरिजिनल एंट्री, सेकेंडरी एंट्री, ऑल कैश ट्रांजैक्शंस, ऑल नॉन कैश ट्रांजैक्शंस। तो अगर मैं बात करूं जर्नल बुक को कहा जाता है सेकेंडरी एंट्री, ठीक है। इट्स अ बुक ऑफ सेकेंडरी एंट्री। जर्नल सॉरी लेजर बुक इज अ पॉपुलरली नोन एज, लेजर बुक इज पॉपुलरली नोन एज सेकेंडरी एंट्री बुक, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर ऑल द नॉमिनल अकाउंट्स ऑफ लेजर बुक आर। जब अकाउंटिंग ईयर खत्म होने वाला होता है तो जितने भी नॉमिनल अकाउंट्स होते हैं लेजर बुक में उसका क्या किया जाता है? तो हमारे चार ऑप्शन हैं,
बैलेंस्ड बट नॉट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस कर दिया जाता है लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर नहीं किया जाता, तो ये गलत है। क्यों नहीं ट्रांसफर करेंगे, ट्रांसफर करके दिखाना पड़ेगा हमको, ठीक है। दूसरा ऑप्शन हमारा नॉट बैलेंस्ड एंड ऑल्सो द बैलेंस इज नॉट ट्रांसफर टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, हम उसे बैलेंस भी नहीं करते और जब बैलेंस ही नहीं किया तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर भी नहीं होगा, ये भी गलत है हमारा, ठीक है। अगला कह रहे हैं बैलेंस एंड द बैलेंस इज ट्रांसफर टू बैलेंस शीट, उसे हम बैलेंस शीट में कभी ट्रांसफर नहीं करते। और ऑप्शन डी हमारा नॉट बैलेंस्ड एंड ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वो बैलेंस नहीं किया जाता, ठीक है, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में उसे ट्रांसफर कर दिया जाता है जो भी उसके अमाउंट होते हैं। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर कि एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर ऑल द नॉमिनल अकाउंट्स ऑफ लेजर बुक्स आर नॉट बैलेंस्ड एंड आर ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। आज का आखिरी क्वेश्चन है हमारा द वर्ड्स टू बी ऑब्लिक एफ, तो बी ऑब्लिक एफ का मतलब मैंने यहां लिख दिया ब्रॉड फॉरवर्ड। The words to balance brought forward or by balance brought forward are recorded in the particular column at the time of posting of, तो किस टाइम, क्या पोस्ट करने के टाइम हम बी ऑब्लिक एफ लिखते हैं। तो चार ऑप्शन है हमारे, पहला ऑप्शन है हमारा ऑल कंपाउंड एंट्रीज, दूसरा ऑल ओपनिंग एंट्रीज, तीसरा अ क्लोजिंग एंट्री, चौथा एन एडजस्टिंग एंट्री। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑल ओपनिंग एंट्रीज। जब भी ओपनिंग एंट्रीज होती है ना तो ये क्या करते हैं, ब्रॉड फॉरवर्ड करते हैं, चीजों को ब्रॉड फॉरवर्ड किया जाता है। तो जो वर्ड है टू बैलेंस बी ऑब्लिक एफ, इट इज ब्रॉड फॉरवर्ड, जितनी भी ओपनिंग एंट्रीज होती है वहां पे हम इसे लिखते हैं।